दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं आमिर साहब के पास और सादिया के पास जाऊं, आप मालिक साहब कुछ पेंसोटा साहब से पूछना चाह रहे हैं? जी पेंसोटा साहब, एक बात बताएं। एक मैं उस वक्त देख रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे तो इन अ स्ट्रेंज वे लगता है कि शायद फेवर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को। पहले अगर 90 दिन में इंतखाबात ना होते, सिचुएशन यहीं खड़ी होती, तो सीधा सीधा एक आईनी वायलेशन का और आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी। अब एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। अब अगर गवर्नमेंट इसमें लिटाती है मामला को, खींचती है ये वो सब कुछ, तो क्या अब ये मसला सिंपल कंटेम्प्ट ऑफ केस का नहीं बन जाएगा कि अगर पहले मेरे पे आर्टिकल 6 का जुर्म लग रहा था तो अब मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, उसकी सजा भी और है, उसके लवाजमात भी और हैं। सो क्या मैं ऑफ द हुक नहीं हो रहा है एज अ गवर्नमेंट अगर मेरे पे बजाय गद्दारी उसके आइन की वायलेशन के, डायरेक्ट वायलेशन के, नोइंगली के बजाय कंटेम्प्ट का केस बन रहा है? इसमें सर मेरा व्यू ये है कि जस्टिस शाहिद करीम साहब की जो जजमेंट थी परवेज मुशर्रफ साहब के केस में, उसमें एब्रोगेशन और उन तमाम सिचुएशंस को डिफाइन किया हुआ। मेरे मुताबिक वो पहले भी आर्टिकल 6 का केस नहीं था, बिकॉज वो अनलेस आप एस्टैब्लिश कर दें बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट के दीदा दानिस्ता तौर पर आइन को सबवर्ट किया गया और वाज इट हेल्ड इन अबेयंस, इस टाइप की बातें। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की लेट से इंटरप्रिटेशन करते हुए अगर कोई इदारा इधर उधर जाता है तो वो एक डिफरेंट मामला, इट इज नॉट आर्टिकल 6, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर काम किया है, उन्होंने मेनली ये किया है कि हाई कोर्ट की जजमेंट को एक तरह का सप्लीमेंट कर दिया है कि एक पाकिस्तान की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी है, उसने अब ये जजमेंट दे दी है। उसकी सीरियसनेस भी ज्यादा होगी, उसकी पावर ऑफ कंटेम्प्ट भी ज्यादा होगी, उसकी आई वुड से इट्स बिकम मोर वसिफरस कि वो उसको सही तरह इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट तो बातें तकरीबन वो हुई हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू क्लैरिटीज। अभी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कोई टाइमलाइन दी है कि नहीं दी, या इस टाइप की बात की है, वरना तो इट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू व्हाट लाहौर हाई कोर्ट डिड। तो आर्टिकल 6 पे तो मेरा व्यू पहले भी क्लियर था कि आर्टिकल 6 का शायद केस नहीं बनता। गवर्नर की हद तक देखा जा सकता है, वो भी कि अगर गवर्नर विलफुली कहे, चूंकि उस पर लेटरबाजी हुई है, खतो किताबत हुई है, तो उसमें ये कहा जा सकता है कि ही वाज इन प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बट जहां पर बिल्कुल एक फौजी आमिर करता है, मैं जिस तरह दहशतगर्दी का कानून दहशतगर्द के लिए, इसी तरह इस कानून को भी मैं समझता हूं इज ओनली मेंट फॉर वेयर देयर इज एन एब्सोल्यूट अबेयंस या एक सस्पेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। इन मैटर्स के लिए मेरा नहीं ख्याल आर्टिकल 6 बनता है। एक सवाल और, ये जब अल जिहाद ट्रस्ट केस हुआ था और उसमें बड़ा वजन डाल दिया गया था कंसल्टी की राय को, और वो शायद इसलिए कि बिकॉज उसमें चीफ जस्टिस साहब से आइंदा के लिए पूछा जाना था जजेस की अपॉइंटमेंट्स और उसके ऊपर, और ये उसमें बड़ा स्ट्रांगली ऑगमेंट किया गया था कि जैसे जो एक्सपर्ट है, कंसल्टी है, इसकी राय फोकियत रखेगी डिसीजन मेकिंग में। अब अगर प्रेसिडेंट साहब को कंसल्टेशन का कहा है कोर्ट ने, जो हम सुन रहे हैं, अभी हमने पढ़ा तो नहीं है फैसला, कि इलेक्शन कमीशन के साथ वो कंसल्ट करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन डिफरेंट टेक्निकल रीजन साइट करके इसमें डिलेज या वो उसकी बात करता है, तो फिर किसकी अल्टीमेट डिसीजन ज्यादा वेट कैरी करेगी, इलेक्शन कमीशन की या सदर पाकिस्तान की, इन कीपिंग इट ट्रस्ट इन माइंड? जी, आइडियली स्पीकिंग तो वो जो जजमेंट के अंदर वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो कहा गया है मीनिंगफुल कंसल्टेशन बेसिकली, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि कंसल्टी की जो है बहुत ठीक ठाक वैल्यू होती है। बट सवाल यहाँ पर वंस अगेन, चूंकि ये इट इज ऑफ अ डिफरेंट नेचर, यहाँ पर सदर का इख्तियार आई बिलीव ट्रम्प कर जाएगा आफ्टर कीपिंग इन व्यू दोज कंसिडरेशंस। लेट्स से अगर वो कोई ऐसी चीज सामने रख देते हैं जो कि बिल्कुल उसकी बेसिस पर डेट नहीं देनी चाहिए, तो फिर शायद बात डिफरेंट हो। लेकिन अगर वो एक रूटीन की गपशप है, जो कि हम इलेक्शन कमीशन की बातों से अंदाजा लगा रहे हैं, उनकी कंफ्लिक्टिंग पोजीशन पिछले 4-5 फोरम्स पर, तो मेरा अपना जाती व्यू ये है कि सदर की पावर होगी टू अनाउंस द डेट, क्योंकि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और एक तरफ 57(1) जो है वो एक लीगल प्रोविजन है, वो उधर से लीगल पावर डिराइव करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये अलबत्ता एक तरह का मुझे लगता है कर दिया कि 57(1) की पावर होगी। बिल्कुल ठीक है। मैं जी सदर ना उसमें जो अभी तक पहुंचा है कि जो अक्सरियती फैसला है, जो 3 जजेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि सदर साहब ने जो पंजाब की तारीख दी 9 अप्रैल, वो नाफिजुल अमल नहीं थी, तो अब वो इलेक्शन कमिशन से मुशावरत करें, नई तारीख आएगी। इलेक्शन कमीशन तो आगे ऑपरेशनल डिलेस तो आपको नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, 3 जजेस कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन, 2 जजेस कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर जाएं, और लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। बात
बात ये है कि 184(3) की जब भी इम्प्लीमेंटेशन होती है इसके ऊपर एक इशू रहता है और ये कई सालों से जारी है। और ये हम अभी यासीन साहब सही फरमा रहे थे कि जी पार्लियामेंट हमारी बड़ी वीक है, मगर सारा पार्लियामेंट में नहीं डाला जा सकता। मालिक साहब के प्रोग्राम में रात में मैं मेरा ख्याल है खोजा साहब को सुन रहा था, तदीप खोजा साहब को, उन्होंने कहा जी हमने सेनेट से बिल बना के जनाब ये ले डाउन कर दें, ये कानून बनाएं, बजाय इसके कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ये मामला चले जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। 184(3) भी, बेंच फिक्सिंग भी, केस फिक्सिंग भी, इसका कानून बनाने के लिए दिया। बस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वो एक लंबा कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा के भिजवा दिया। और आपको याद है फिर हमारे यहाँ अपनी स्वाबदीद के मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 19वीं तरमीम भी एक आई भी है कि नहीं जी वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मानते नहीं है। तो इस तरह की हमारे यहाँ ये हुई हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये आप देखिए इसमें सिचुएशन क्या है, आपका गवर्नर जो है वो इसको अनाउंस नहीं कर रहे हैं 90 डे को, आपके जो है सदर साहब को आप कह रहे हैं कि जी उनके भी इस्तेहकाक नहीं है, और फिर आप लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आती है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और उस पर लंबी लंबी डेट्स दे रहे हैं। 45 दिन गुजर गए हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बावजूद, और अगर ना करते और ये आर्गूमेंट देना कि जी वो 254 का देखें ना अगर हो भी जाए तो वो आपके सामने जब ये हो रहा है। और ये पंसोटा साहब जो भी बिल्कुल फरमा रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सुओ मोटो की बुनियादी चीज़, बुनियादी 2-3 चीज़ें और लवाजमात भी हैं, मगर बुनियादी ये है फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन। 22 करोड़ आइन की वायलेशन हो रही है और 22 करोड़ का एक फंडामेंटल राइट है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आप केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं रख सकते कि 90 दिन से बियॉन्ड वो रहे, तो बिल्कुल वायलेशन है। अगर ये सुओ मोटो नहीं बनता तो पता नहीं सुओ मोटो किस चीज़ पर बनना चाहिए। लेकिन मेरा इस पे मुझे इख्तलाफ की जरा इजाजत आमिर साहब से कि देखें 184(3) की जो है ये एक तो ऑब्वियसली जो पहले बात हो रही थी ना कि बड़ी बदकिस्मती है कि जहां पे आप एक्चुअली प्रीएम्प्ट कर सकें कि जजेस जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, आपको पहले से पता हो कि ये फेवर में होगा या ये अगेंस्ट होगा। मैंने जैसे पहले भी बात की थी कि जब ये एतराज़ात उठे थे सो 9 से 5 पे आने की बजाय जब आपके बेंच के अपने जजेस बैठ के एतराज़ात उठा रहे हैं, आप रिकॉन्स्टिट्यूट करते तो शायद इतना कंट्रोवर्शियल नहीं होता। और यहां पे भी इस केस में ठीक है खुद नोटिस आपका हक है, आप लेना चाहें जरूर लें, बट जिस तरीके से हुआ कि एक सरकारी अफसर के तबादले का मामला है, 2 जजेस की ओपिनियन है आपके सामने है, इंतखाबात के मामले को भी लेके फिर जबानी हुक्म पे उसका तबादला रोक दिया जाता है और मामला जो है वो इंतखाबात का करके आप आगे जो है चीफ जस्टिस को जो है वो रेफर कर देते हैं। जुबानी हुक्म पे उसका बाय द वे आज तक तहरीरी हुक्मनामा नहीं आया, ये भी देख लीजिए, वो भी अभी जबानी हुक्म पे वो ट्रांसफर रुका। बट द पॉइंट इज कि आप अगर बनाते आप अपने ही इदारे की अपनी ही जो बेंच है आपका वो फुल कोर्ट में नहीं जाना था, कुछ और बेंच आ जाते जजेस। आप जैसे भी बात हो रही थी कि 4-3 आता, अगर वो जजेस इसमें शामिल होते जो अब नहीं है, जो अपनी ओपिनियन दे चुके हैं, सो ये और अगर 2 वो भी शामिल होते तो फिर ये कौन से 2 फिर 5-4 होता, वो भी फिर कोई भी रिक्यूज ना करता। एक कमेंट करना, ये अमेरिका में भी आपको अंदाजा हो जाता है कि कोर्ट कहाँ जाएगी। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ये कोई गलत बात है, बिकॉज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे आपको पता होता है ये राइट विंग जज है, ये लेफ्ट विंग जज है, ये लिबरल जज है, ये बड़ा कंजर्वेटिव जज है। सो यू कैन प्रिडिक्ट जजमेंट्स, इसमें कोई इतना हमें अलार्म नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ असूल नीडलेस एक कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाती है ना। अता मिर्जा साहब ने अपने नोट में लिखा कि आर्टिकल 176 पढ़े। 176 क्या है? 176 डेफिनेशन देता है सुप्रीम कोर्ट की कि चीफ जस्टिस होगा। अच्छा हमारे साहब मैं कथा कलामी के लिए माजर एतजाज हसन साहब है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एतजाज हसन साहब, ये सबसे पहले आपकी राय इस फैसले के ऊपर क्या है? 3-2 का फैसला है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात, कैसे देख रहे हैं? मुझे इस बात पे अफसोस हुआ कि ये स्प्लिट फैसला है और ये तकसीम हो गए जजेस। मैं और वो उस दलाल के मुताबिक हुए जो आदमी देख सकता पहले से कि सुप्रीम कोर्ट में दरार किस तरह पड़ी हुई है। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक अहम फैसले करने के लिए बैठा हुआ है बेंच पे कि जब 2 जजेस और जो सुप्रीम कोर्ट के वो उसके खिलाफ रजिस्ट्रार को बुला के और हिदायत दे रहे हैं, उसको वीकन कर रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। और सुप्रीम कोर्ट में जो डिवाइड आई है, जिसको मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान
कि अगले रोज की इस्तदा जो उन्होंने की चीफ जस्टिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया इवेंट था, उसमें कहा कि आप बराए करम हमारे केसेस उन जजेस के सामने ना लगाए जाएं जो जजेस हमारे खिलाफ है। अब ये चीज मतलब है कि दो किस्म के जजेस हो गए ना, एक वो जो मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ है और एक जो मुस्लिम लीग नवाज के हक में है। एतजाज साहब, ये आज खुद नोटिस पर बहस हो रही है कि आज खुद नोटिस, और जो इख्तिलाफी नोट आया वो भी इस बात पर आया कि मेंटेनेबिलिटी इस केस में आज खुद नोटिस नहीं बनता था इस सूरत हाल में। आप कैसे देखते हैं, आज खुद नोटिस बनता था या नहीं? नहीं, आज खुद नोटिस तो आप देखें, आज खुद नोटिस तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 शराब की बोतलें एक लगेज से निकलती हुई पर भी ले लिया था 184(3) का एक उस पर तनकीद भी तो करते हैं खातून। जी, उस पर हम तनकीद भी तो करते हैं ना जी, तनकीद करते हैं और बहुत सारे किए। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जब बना लिया है अपना शुआर कि हर केस पे खबर नहीं किस केस पे, किस मामले पे 184(3) को इन्वोक कर लें, किस पे ना करें, इस पे स्ट्रिक्टली बाइंडिंग एक कंसेंसस होना चाहिए अमंग द जजेस, और जजेस में कंसेंसस नहीं पाया जा रहा। जजेस में इस वक्त तो भाईचारा भी नहीं नजर आ रहा। ये बड़ी तकलीफ की बात है। फैसला आइन के मुताबिक है, मैं समझता हूं, पर ये आइन के मुताबिक हो या ना हो, जो मुझे मेरे ध्यान में उलझन है कि देखा यह जा रहा है कि अगर फलां 2 जज भी इस पे होते तो फिर अक्सरियत जो है वो 3-4 की होती और वो इसमें मुख्तलिफ होता फैसला। उससे पहले जो 2 जजेस जिनके खिलाफ एतराज था वो भी अगर होते तो फिर 5-4 पे यही फैसला होता जो आज हुआ है। अब आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अगर आइंदा मुतवक्के फैसलों पे ये कह सकें, आप बेंच की साफ देखें और कहें कि ये आपके खिलाफ होगा, क्यों खिलाफ होगा? चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। ये बताएं। हाँ मालिक। सर ये दसो, क्या ये बेहतर नहीं था कि अगर फुल बेंच ही बैठ जाता शुरू से ही, ताकि ये कंट्रोवर्सी होती ना? फुल कोर्ट? जी, फुल कोर्ट, फुल बेंच नहीं, फुल कोर्ट। हाँ फुल कोर्ट। आपका मालिक, फुल कोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं एज ए वकील आपको बता दूं, एज ए लेजिस्लेटर आपको बता दूं, अब फुल बेंच के, फुल कोर्ट के कुछ फैसले आए हुए हैं जो 14 जजेस या 17 जजेस का एक फैसला जो एनआरओ की जजमेंट, अब उसमें उन्होंने प्रिंसिपल दिए हुए और कई उसमें गलत है, कई प्रिंसिपल गलत स्पेल आउट हो गए। वो जजमेंट एक ही है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की, वो सबको साथ में ला लेते थे, कोई डिसेंट नहीं। अब उस जजमेंट में जो उसमें आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है ना, उन्होंने जो गलत मफरूजे उसमें अप्लाई है उस मामले की के नतीजे तक पहुंचने के लिए, वो अब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही चेंज कर सकते कि ज्यूरिसडिक्शन ले लें वो सुप्रीम कोर्ट से आप, वो वरना वो दे आर मोर फर्मली एम्बेडेड देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अब 17 जजेस ने को दोबारा बिठाएं या 18वां जज कहीं से लाएं, एक को एडहॉक लें फ्रॉम दी हाई कोर्ट, उसको साथ बैठाएं, 18 करें और 18 फिर उसको सेट असाइड कर सकता उस फैसले को जो 17, और 18 में यकसानियत हो, सोच की यकसानियत हो। अब ये तो हो नहीं सकता, ये बड़ा क्रूअल काम है हैविंग द फुल कोर्ट कम आउट। हमने ये किया था जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, हमारा 13 जजेस का बेंच बना था,
and we accepted that. अब ये क्या मुतालबा हमारा भी फुल कोर्ट का था, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा हादसा है। सही है, सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा हादसा है। चौधरी साहब ये बताएं, हाउ कुड इट हैव बीन हैंडल्ड डिफरेंटली? किस तरह ये चीफ जस्टिस हैंडल करते तो एक्सेप्टेबल भी होता, नॉन कंट्रोवर्शियल भी होता? कोई था तरीका? मालिक, मेरे ख्याल में तो कोई तरीका नहीं। मैं तो 3 साल से आपके प्रोग्राम में भी चिल्ला रहा हूँ, बाल नोच नोच के कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट में दरार पड़ गई है बहुत बड़ी। और ऐसे जज साहब थे, चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि वो मेरे साथ बैठने नहीं चाहते, बेंच पे जज हैं, कुलीग्स हैं। अब बेंच पे बैठना तो जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने कहा, अब बड़ा जीरक जज है मंसूर अली शाह, लेकिन इस बवाल में फंसे हुए वो भी कि वो इधर हैं या उधर हैं। ये जो एक नई तफरीक मियां शहबाज शरीफ ने डाल दी है कि हमारे केस उन जजों के सामने लगाए जाएं जो हमारे खिलाफ नहीं है, यानी 2 किस्म के जजेस हो गए। सही। एक वो जो ग्रुप ए में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ है, और ग्रुप बी में वो जो मियां नवाज शरीफ के साथ में है। अब आप गिनती करके बता सकते हैं। और जो कल परसों का वाकया है, मुझे उस पर भी बड़ी तशवीश है जी, क्योंकि 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे को एम्बैरेस करने की कोशिश की है। एम्बैरेसमेंट बहुत है जो ये एक बेंच बन गया कि केसेस किस तरह फिक्स करते हैं, चीफ जस्टिस के ऊपर डायरेक्टली इल्जाम लग रहा है। ये जो रजिस्ट्रार को बुला के और रजिस्ट्रार से मालूम करने की कोशिश की जा रही है, इसने मुझे बड़ा मायूस किया है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई आपस में बाहमी रबाबत भी मेरा ख्याल है नहीं रहे अक्सर जजेस जी। और अक्सर जजेस को देखते हैं कि आप मेरे ग्रुप के हो और नवाज शरीफ के हम ने जिस तरह डिफाइन किया है शहबाज शरीफ, और वो मेरे ग्रुप का नहीं है, उसके साथ मैं नहीं बैठूंगा, आपके साथ बैठूंगा। और अक्सरियत हमारी हुई तो 1 2 3 आप वहीं बता सकते हैं ये बेंच कैसा फैसला करेगा। सही सही। आमिर मतीन साहब, जज साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। आपने तो मियाँ शहबाज शरीफ का सिर्फ जिक्र किया, मगर यहाँ जलसों में नाम ले लेके 4 का टोला, गैंग ऑफ 5 वो कहा जाता है, कंप्रोमाइज्ड करप्ट, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता है। और सवाल मेरा आपसे ये है कि मेरे जैसे बड़े लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स जो है ये तरीकाकार जो है बदलना चाहिए, केस फिक्सिंग का और बेंच फिक्सिंग का, मतलब बनाने का तरीकाकार जो है ना वो शायद 3 की कमेटी हो या 4 की हो, और ये हो नहीं पा रहा कि ये आपके ख्याल में अदालत को खुद बैठ के चीफ जस्टिस साहब को कोई ये करना पड़ेगा, या ये अदालत ये कानून के ज़रिए बना के इसको चेंज किया जाना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि ये जब तक ये रूल है, जब तक तो फिर अल्ताफ बंदियाल साहब की सुननी पड़ेगी। एतजाज हसन साहब, एतजाज हसन साहब आप सुन पा रहे हैं? अच्छा चलें, उनको जरा दोबारा मिला लें। इन द मीन वाइज जरा मैं थोड़ा सा आमिर साहब आपकी वजह से डिस्कशन को थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा था कि अब ये फैसला आ गया, इसकी जो इलेक्शन इम्प्लीमेंटेशन है, इलेक्शन कमीशन ने भी हंगामी इजलास बुला लिया। अब उन्होंने ये देखना है कि हम ये 45 दिन जो बचे हैं इसमें करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। तो इसमें जो यासीन आजाद साहब जो बहस है वो ये है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल इसमें तब्दीली ये इलेक्शन कमीशन की अपनी सवाबदीद है कि वो उसको अमेंड कर सकता है, वो 54 दिन का जो प्रोसेस है उसको 40 दिन में ला सकता है, या ये कोई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर होगा, या इसके लिए कोई कानून साजी करनी पड़ती है, या खुद कर लेगा इलेक्शन कमीशन इसको?
कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करे। और जिस तरह अभी डिस्कशन में आया कि उनको कंसल्ट करना है, सदर पाकिस्तान से भी करना है और गवर्नर से भी करना है, फिर वो उन्होंने अपना जो इजलास कर रहे हैं उसमें बताएंगे कि क्या क्या नहीं है। जिस तरह अभी एतजाज़ साहब बात कर रहे थे, अब सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त ये है सर कि 17 जजेस में से 2 जज आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं हैं। उनकी अपॉइंटमेंट का झगड़ा अपनी जगह पे पड़ा हो रहा है और उनकी अपॉइंटमेंट किसी भी सूरत में नहीं हो रही। बाकी बचते थे 15 जज, 15 में से 2 तो खुद ब खुद अलग हो गए। अगर 13 रुकनी बेंच, बाकी बचते हैं 13 जज, अगर 13 जजेस की बेंच बना देते तो आज जो ये लंबी चौड़ी बहस हम कर रहे हैं शायद इसका मौका हमें नहीं मिलता, क्योंकि वो फुल कोर्ट का फैसला हो जाता तो हमारे लिए भी ज़रा आसानी हो जाती। मैं तो थोड़ा फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक सूबे में डेट देगा प्रेसिडेंट और दूसरे में देगा गवर्नर, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आइन को पढ़ लें, रेजोल्यूशन पर अगर गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करता तो 48 घंटे के अंदर असेंबली डिज़ाल्व हो जाएगी, वो हो जाएगी। इसी तरह जुडिशियल कमीशन में इस वक्त जो हमारी पोजीशन है 20-22 सीटें खाली हैं लोअर हाई कोर्ट की, जो हम अपॉइंटमेंट करने की पोजीशन में नहीं हैं। 10 से 12 सीटें सिंध हाई कोर्ट में हैं। कमीशन के अंदर डिस्प्यूट की वजह से वो हम अपॉइंटमेंट कर नहीं रहे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ये तासर दिया जा रहा है कि जब फलां जज फलां का है फलां का है, अगर यही 13 जज एक जगह बैठ के फैसला कर लेते तो शायद ये तासर जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ना पड़ती। अफसोस इस बात का है कि हमारे इदारे जो हैं, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, हमारे इदारे कानून और आइन के मुताबिक नहीं चलते। हम अपनी अना की जंग लड़ते हैं, हर आदमी अपनी अना की है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये फ़र्ज नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट के उन 14-15 जजेस जो हैं या 17 टोटल तादाद है उनको लेके बैठें, उनको इत्मीनान में लें जजेस की अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। इसी तरह ये जो आज केस का फैसला हुआ उनको इत्मीनान में लेकर अगर फैसला करते हो तो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। आपको याद होगा कि आर्टिकल 63A में 63 का जब फैसला आया पंजाब का, उस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट बार के तमाम सदूर तकरीबन इस्लामाबाद गए। हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहा कि फुल कोर्ट बनाएं। 63 में जो जजमेंट आपने दिया उस पर इख्तिलाफ राय है। आइन के 63 में ये कहीं नहीं लिखा कि जो आदमी वोट देगा वो वोट काउंट नहीं होगा। आपने जजमेंट में ये तय कर दिया कि जो वोट मेंबर दूसरी जमात का दूसरी जमात को देगा वो वोट काउंट नहीं होगा। 63A पढ़ लें, अगर उसमें ये जुमला कहीं मिल जाए तो मैं हर चीज़ एडमिट करने के लिए तैयार हूँ। तो वक्तन फ़क्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आ रहे हैं वहाँ यूनिफॉर्म तरीके से जजमेंट नहीं आ रहे। बहुत सारे जजमेंट हैं, बहुत सारी पिटिशनें हैं जो इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट एहसन बुन साहब ने एक पिटिशन फाइल की थी कि लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन आइन के अंदर नहीं है। उस पिटिशन का, वो भी अर्जेंट पिटिशन थी, उस पिटिशन को आप फिक्स नहीं कर रहे, उसको आप चलाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बता दें कि कहाँ लिखा हुआ आइन के अंदर कि ये आदमी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तब बहुत सारी चीज़ें, मैं इदारों की डिग्निटी की बात कर रहा हूँ कि जब तक हम मिल के मामलात को बेहतर नहीं बनाते इदारों की डिग्निटी पे लोग उंगली उठाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे इदारे मजबूत हों। मैं ये चाहता हूँ पार्लियामेंट का इदारा है उसकी अपनी हदूद है, अदलिया का इदारा है उसकी अपनी हदूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर पार्लियामेंट में भी आप जाते हैं तो हमारे जो पार्लियामेंटेरियन तकरीरी मुकाबला होता है, कानून साजी नहीं होती। मैं तो तकरीरी मुकाबला देखता हूँ उनमें। होना तो ये चाहिए जिस तरह 184(3) मेरे नज़दीक इस वक्त इंतहाई डिस्प्यूटेड है। क्या पार्लियामेंट 184(3) को अमेंड नहीं कर सकती? पार्लियामेंट के पास पावर्स है ना अमेंड करने की। आप राइट ऑफ अपील क्यों नहीं देते लोगों को? 184 चूंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट। बिल्कुल सही है। फाइनल कोर्ट में जब आप कहते हैं कि कई चीजों पर कानून साजी होने की जरूरत है। 184(3) के हवाले से भी बिल्कुल राइट ऑफ अपील होना चाहिए। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अनवर मंसूर साहब, ये अभी यासीन आजाद साहब भी कह रहे थे कि सदर के पास जो है वो इख्तियार नहीं है कि अगर 2 सूबों की असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर तब्दील हो रही हैं तो 57(1) जो है वहां पर सदर को इख्तियार नहीं देता कि वो तारीख दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसमें एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट की डिसीजन आया कि हमजा
शहबाज से जो है वो स्पीकर कौमी असेंबली आकर हल्फ लें। हालांकि कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि स्पीकर कौमी असेंबली लेंगे, तो जब लेकिन अदालत ने कह दिया तो फिर वो मुमकिन हो सकता है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि अदालत ने हुक्म दे दिया कि सदर देंगे तो ये इस बुनियाद पर हुआ है, या फिर 57(1) जो है यहां पर इंप्लीमेंट होता है कि सदर साहब भी तारीख दे सकते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने ये कहा है कि सदर ने जो तारीख दी थी वो गैर आईनी नहीं थी। ठीक, इसका मतलब तो ये हुआ 57(1) को उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि अगर गवर्नर जो है अंडर आर्टिकल 224 अपना काम नहीं करता है तो उस सूरत में एक्ट विल बिकम एप्लीकेबल, इसलिए कि उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली 57(1) जो है उन्होंने होल्ड कर दिया एज लॉफुल अगर वो गवर्नर रिफ्यूज कर दे। इसीलिए जब केपी की बात की है तो केपी में जो था गवर्नर ने साइन किया था और वो ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी वो रिफ्यूज कर रहा था, तो उससे कहा कि नहीं आपको डेट देनी है, इसलिए कि आपने वो साइन भी किया है ना। ये है डिफरेंस दोनों के अंदर कि अगर कॉन्सिक्वेंस होता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर गवर्नर रिफ्यूज कर दे तो कौन डेट देगा, तो फिर उस सूरत में शायद 57(1) जो है वो नहीं उसके तहत एक्शन लिया जा सकता था। मगर मेरे ख्याल में इसमें कोई इबाम नहीं रहा है। अब तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो प्रेसिडेंट ने लिया था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें जो आर्गुमेंट हुआ था वो बेसिकली ये हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मगर इससे सोचने की चीज ये है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है। ये भी गवर्नमेंट की बात, जब प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है और प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी हुई है कि वो जो है इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक डेट दे, तो कंसेंसस बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड द प्रेसिडेंट ये बहुत जरूरी हो गया है। और ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ इसमें कहीं एक्ट नहीं कर सकता। दरमियान में आ जाए जी ठीक है। मैं सिर्फ इसमें मंसूर साहब की इसमें एक ऐड कर दूं कि यहाँ पे इसलिए भी ये जो फैसला आया है कि एक सूबे के अंदर सदर साहब करेंगे, दूसरे सूबे में गवर्नर, क्योंकि सिचुएशन भी दोनों सूबों की अलहदा थी। एक के गवर्नर साहब ने, पंजाब के गवर्नर साहब ने ये फरमा दिया था कि मैंने असेंबली तहलील ही नहीं की, हालांकि उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी, पर उन्होंने कहा जी मैंने तो असेंबली तहलील नहीं की है। उनका वहाँ पे केपी में सिचुएशन डिफरेंट थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तहलील नहीं की है, तो एक डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है जिसका नाम जिसे कह लें, आप मर्ज़ी कह लें या बदनीति कह लें, कि जब एक गवर्नमेंट या एक पार्टी या एक तबका सोच के बैठा हुआ है और वो बरमला कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होना, हमने मानना नहीं है, नहीं करवाना, और उसकी वजह से आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार नज़र आता है, गवर्नमेंटें भी नज़र आती हैं, गवर्नर भी नज़र आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक इदारा नहीं, सारे ही इदारे अपने अपने रोल को नहीं निभा रहे। तो उस हालात में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी तो फिर कौन करेगा ये फैसला? कोई इंडिया के सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं करवाना, फिर अदालतों को ही मामला आना पड़ता है जब इदारे अपना काम नहीं करते हैं। मेरा एक सवाल है पंसोटा साहब से। जी पंसोटा, ये बताएं, हम बात कर रहे थे, अब सिचुएशन ये बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सदर साहब वहाँ की अनाउंस करें, गवर्नर वहाँ की करें, वो कंसल्टेशन करें इलेक्शन कमीशन के साथ। कंसल्टेशन होती है और उसमें भी हमने बात कर रहे थे कि जो उसकी रिकमेंडेशंस होंगी उनको वो सदर साहब कहते हैं नहीं, आई डोंट बाय इट, और वो कहते हैं आप इलेक्शन होगा। अब अगर गवर्नमेंट नज़र आ रही है रूलिंग अलायंस, उन्होंने किसी कीमत पे नहीं होना, जलसों से लेके प्राइवेटली साफ कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, दे विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। अब अल्टीमेटली ये किसकी गर्दन आती है फंदे के अंदर? क्या ये सारा मलबा पड़ जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे? वो तो पहले ही कह रहा है कि जी, वो ऑर्डर भी कर देता है अपनी पावर्स के तहत कि मुझे ये फौज चाहिए, मुझे इतने बंदे चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो फिर क्या कोर्ट क्या आर्मी चीफ को बुलाएगी
कि आपने कंटेम्प्ट किया इनको कहने के बावजूद फौजी नहीं दिए, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएगी कि आपने इनको फाइनेंसेस नहीं दिए, जो 3 वो हैं? तो क्या ये फिर कोर्ट इन 4 बंदों के पीछे जाएगी कि क्या फिर कोर्ट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पीछे जाएगी? वेयर डज द बक स्टॉप कि ये इलेक्शन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया जा रहा? ये 4 आएंगे कि एक आएगा? देखिए, इसके अंदर 218 आर्टिकल है। इसमें शायद पूरा जो इलेक्शन कराने का जो है तो एक्सक्लूसिवली इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। पंसोटा साहब, आप भी जरा इस पे अपना ओपिनियन दे दें। पंसोटा साहब, डू यू एग्री विद अनवर भाई? जी सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं बिल्कुल, और अनवर साहब भी बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। ये बात हाईकोर्ट की जजमेंट भी आ गई है कि एक्चुअल जो सारे का सारा इसका क्रक्स है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। और वो हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि अगर आप पुरानी नज़ायर देखें अदालतों के 218 देखें तो उसके तहत किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आपका सवाल उससे आगे चला जाता है कि अगर कल को आर्टिकल 220 की वायलेशन हो जाती है कि तमाम जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है और आर्मी और बाकी तमाम लोग रिफ्यूज कर जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आई डाउट के डेवलप हो, लेकिन अगर डेवलप हो जाएगी तो वो भी एक तरह का केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन ही होगा, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डायरेक्ट ऑल ऑफ देम या समन देम इन कंटेम्प्ट, अगर वो तब रिफ्यूज करते हैं, बिकॉज वो भी आर्टिकल 220 की वायलेशन होगी कि आप रिफ्यूज नहीं कर सकते अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज को मांग रही है। बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीपी की होगी, लेकिन जो ईसीपी के पिछले 3-4 बातें हैं और डिफरेंट उनकी व्यूज हैं बिफोर डिफरेंट फोरम्स, उनसे तो ये लगता है कि वो भी ऑल्सो इन कहूट्स है विद द गवर्नमेंट। तो इसलिए सिचुएशन बड़ी अजीब सी और प्रिकेरियस सी हुई है। बट आई डाउट कि ये वहां तक बात जाएगी। अगर डेट आ गई तो इलेक्शंस हो जाएंगे, जैसे कि बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, एक वैसे तो वो मैं देख रही थी ऑन लाइटर नोट कि आज वो पीटीआई ने बोला है कि आज हम गिरफ्तारियां नहीं देंगे क्योंकि हम जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। लेकिन मैं एक अनवर मंसूर साहब से सवाल करना चाह रही थी। अगर आप इजाजत दें तो एजाज चौधरी साहब जरा काफी देर से लाइन पे हैं। एजाज चौधरी साहब, गिरफ्तारी आज नहीं दे रहे, फैसला ही वजह इसकी? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यही है कि ये फैसला इस तरह का है कि पाकिस्तान के आइन को अपहेल्ड किया गया है, और दूसरी बात यह है कि हतमी पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। दोनों बातें हैं। इसलिए हमने आज के दिन के लिए ये कहा है कि गिरफ्तारियां नहीं देंगे, लोग जलसा और जुलूस करेंगे और जो अदलिया ने फैसला किया है उसको हेल करेंगे, तारीफ करेंगे। हम कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अदल जो है वो इसको सही रास्ते के ऊपर लेकर चल रहा है। अलबत्ता शाम तक अगर सिचुएशन में कोई तब्दीली आती है तो हम आज के दिन तो इसे सस्पेंड कर रहे हैं गिरफ्तारियों। अगर फर्दर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो हम इसको जारी रखेंगे। मैंने अगले 8 रोज का शेड्यूल दे रखा है। आज के दिन के लिए गिरफ्तारियां हमने छोड़ दी। सही। और सर, जो पहले गिरफ्तारियां हुई हैं उसको उनको भी छुड़वाने के लिए कोई तहरीक चलाएंगे? अब कोई तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है। ये कॉलोनियल लॉ है जो ये एमपीओ है और ये इंसानी हकूक के मुनाफी है। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि रिलीफ मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप कुछ सवाल साझा पूछ सकते हैं। मैं अनवर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि देखें अभी जिस तरह से वो कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं, जो अक्सरियती फैसला है उसमें यही कि सदर साहब ने, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इन कंसल्टेशन विद ईसीपी वो डेट अनाउंस करनी है। और ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा गया कि उसमें इतना जरूर देखें कि गैर मामूली ताखीर ना हो। सो ये अनवर मंसूर साहब बताइएगा कि ये जिस तरह कामरान मुर्तजा साहब अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी 20-25 दिन की ताखीर हो सकती है, सो ये तयन कौन करेगा कि कौन सी मामूली ताखीर है और कितने दिन की गैर मामूली ताखीर है? देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। 2 चीजें फैसला किया है उन्होंने। पहला फैसला तो यह है कि 90 डेज आगे नहीं जा सकते, और जब 90 डेज के बाहर नहीं जा सकते तो इलेक्शन एक्ट के तहत मुख्तलिफ चीजें या मुख्तलिफ पीरियड दिए हुए हैं मुख्तलिफ कामों के इलेक्शन कराने के लिए। वो पीरियड दोनों ऐड करते हैं। आप अभी कितना पीरियड रह गया है तो नेचुरली जो डिफरेंस बनता है उससे आगे नहीं जा सकते वो। तो जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फैसला जो है वो उस पीरियड को मद्देनजर रखते हुए करना है। 2-3 दिन का डिफरेंस है सिर्फ।
और 2-3 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं करते तो इसका मतलब वो 90 डेज से बाहर जा रहे हैं। ओके। तो अगर वो 90 डेज से बाहर जा रहे हैं तो वो इस फैसले को तो वो कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं फैसले को और कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं। इसलिए जब कोर्ट कहती है कि आप गैर जरूरी डिले नहीं करेंगे तो कोर्ट इसलिए कहती है कि आपको जहन डिले जो है वो 90 डेज को अपने जहन में रख कर आपको करना है और उससे बाहर आप नहीं जा सकते। ठीक है, बिल्कुल सही है अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर दे दें। अभी वैसे मालिक साहब ने बता भी दिया था, लेकिन हंगामी इजलास इलेक्शन कमीशन का शुरू हो चुका है और ये जो हंगामी इजलास है इलेक्शन कमीशन का, इसमें जाहिर है 2 चीजें उनके सामने होंगी जो उन्होंने डिसाइड करनी है। एक तो जो कंसल्टेशन होनी है अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, उसका क्या तरीकाकार होगा और वो कब इनिशिएट की जाएगी, कैसे होगा। जाहिर है वो प्रेसिडेंट की तरफ से इनिशिएट होगी, रिस्पॉन्ड किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और दूसरा जो इलेक्शन शेड्यूल का मामला है वो जाहिर है उनके सामने होगा कि इसमें कैसे जो है वो इसको, अब जो दिन कम बचे हैं इन दिनों में अपना पूरा शेड्यूल कैसे जारी किया जा सकता है, क्या ये मैनेज किया जा सकता है, मैनेजेबल नहीं है, या वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है एक दरखास्त लेकर। क्योंकि ये भी कल अदालत के अंदर जब बहस हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर कोई चीज मुमकिन किसी भी वजह से नहीं हो पा रही होगी तो फिर आप अदालत के पास आ सकते हैं, उस नुक्ते को देखा जाएगा। लेकिन अभी तक का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन के लिए कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उन्होंने अब जो बाकी के 45 दिन बचे हैं उसमें देकर 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। तो इलेक्शन कमीशन का जो हंगामी इजलास है वो शुरू हो चुका है और मेरा ख्याल है इन तमाम चीजों पर अब गौर गौज किया जाएगा। मालिक साहब, वैसे मुझे बताएं हंगामी की क्या जरूरत थी, पता नहीं था क्या फैसला, सबको आइडिया था, बैठ गया सर जोड़ के, ये पहले से शेड्यूल्ड होगा और अरे यार वो जो पहले तय किया हुआ था चलो इकट्ठे हो जाते हैं, पहले भी हंगामी इजलास उनको हंगामी इजलास इसलिए है कितना डिले करें, हंगामी कैसे डिले आप कोई नया तरीका निकाला जाए। बिल्कुल सही, हमारे लॉयर हजरात सही फरमा रहे थे। अदालत को इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियार हैं उनसे उन्होंने मांगना नहीं है गवर्नमेंट से पैसा, उन्होंने ऑर्डर करना है कि ये फेडरल पूल में से हमें इतने पैसे चाहिए। और इसी तरह उनको अगर कोई फोर्सेस चाहिए हैं उनको भी उन्होंने ऑर्डर करना है। अगर उनका वो ऑर्डर इख्तियार नहीं इस्तेमाल होता वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट आएगी और वो अपना इख्तियार, मेरा ख्याल पंसोटा साहब मुझे कुछ कहना भी चाह रहे हैं, 190 है गालबन जिसके तहत वो कहेंगे जी ये सारी जो है इन दी एड ऑफ द सिविल पावर तमाम पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं उनके हुक्म के ताबे हैं। जी पंसोटा साहब आप उंगली उठा के कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, मैं बेसिकली ये एम्पायर की थर्ड उंगली नहीं, एक वकील की उंगली जो आपको ये बेसिकली चूंकि जजमेंट हमारी आ गई है और मैं उसी को एज इट इज आपसे बात करते करते पढ़ रहा था तो उसमें 3-4 सवाल हमारे आंसर हो गए। एक तो प्रेसिडेंट की पावर को उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और बड़ी क्लैरिटी से कह दी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाउएवर ऑर्डर टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है केपी की असेंबली को सेट असाइड हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डेट की बात की, उन्होंने कहा है कि इलेक्शंस ऑर्डिनरीली 9/4/2023 को ही होल्ड होने चाहिए थे अगर 90 डेज का टाइम फ्रेम देखें। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को अवेलेबल नहीं किया फॉर कंसल्टेशन अंडर सेक्शन 57(1), देयरफॉर हम उनको डायरेक्ट करते हैं टू यूज utmost efforts टू इमीडिएटली प्रपोज अ डेट कीपिंग इन व्यू सेक्शन 57 and 8 ऑफ द एक्ट। तो अब डेट इलेक्शन कमीशन प्रपोज करेगी गवर्नर को और आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। जो कंसल्टेशन भी अब होगी वो एक डेट प्रपोज करेंगे। और दूसरा जो आपने आर्टिकल 220 की बात की है उसमें बड़ी बेहतरीन बात ये होगी, जो भी मालिक साहब ने सवाल भी पूछा था कि नॉट ओनली आर्टिकल 220 अब उसको इस ऑर्डर का हिस्सा बना दिया गया और उसमें लिखा गया है कि ये ड्यूटी है तमाम एग्जीक्यूटिव इदारों की कि वो इनकी दे वर्क इन एड एंड इन लाइक मैनर इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, केयरटेकर गवर्नमेंट्स टू प्रोएक्टिवली प्रोवाइड ऑल एड एंड असिस्टेंस। तो अब अगर वायलेशन होती है तो ये उनकी भी कंटेम्प्ट होगी। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बन गया जी। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी क्लियर ऑर्डर। और अब मुझे लगता है कि जो इजलास हो रहे हैं जिसमें हंगामा है क्यों बरपा, ये अब एक डेट प्रपोज करेंगे कीपिंग इन व्यू। अब वो डेट हो सकता है कि साल की हो, 2 साल की दे दें, जो जिस किस्म का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पर डेट वो अब जरूर देंगे। हाँ सही है। नहीं लेकिन पंसोटा साहब, अगर वफाकी हुकूमत को जैसे पाबंद किया है कि आपने हर तरह की मुआवनत देनी है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत खुद ही फरीक बन के अदालत के पास चली जाए दरखास्त लेकर के जी हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, हम करा ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की पोजीशन में ही नहीं है, तो ये रास्ता तो मौजूद है ना हुकूमत के पास। अच्छा सर, ये भी आपको बात बताऊं, ये जो पैसों वाली बात है ना,
ये भी एक रेटरिक जरूर है जो फ्लोट किया जा रहा है, लेकिन देखा जाएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी जो उन्हें करवानी है। और ऐसी बात नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट उनके पास मौजूद नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट अगर फिगर्स में जाएंगे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री विल हैव टू कम। कल वैसे फारूक एश नाइक साहब ने ये कहा है अदालत में। नहीं, एक चीज पर सोटा, एक चीज बताइए, इस डिसीजन में लिखा हुआ है if such a course is not available then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline। तो ये 90 days बियॉन्ड का मार्जिन तो इस फैसले में भी क्रिएट हो गया। यही बात पहले कर रहे थे जी सर, ये तो बात बड़ी क्लैरिटी से हम बड़े दिनों से कह रहे थे कि जज साहब ने शुरू में ये कहा है कि बेयर मिनिमम जो आइडियल है वो ऑट टू बी हेल्ड, लेकिन चूंकि इनकी कंसल्टेशन नहीं है और उसकी वजह से अगर ये बियॉन्ड 90 डेज जाते भी हैं तो वो बेयर मिनिमम पॉसिबल करें। अब इस बेयर मिनिमम की तशरीह आज हंगामी इजलास में क्या होती है वो देखने वाली बात है। ठीक, सही है। इसीलिए पूछ रही थी ना, ये अनवर मंसूर साहब से भी यही सवाल करी थी कि आप जो कह रहे हैं करीब तरीन तारीख वो क्या देते हैं, तो वो तो फिर अपने बहुत सारे एक्सक्यूजेस के साथ आ सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने इसको यूनानिमस डिसीजन करार दिया है, जबकि 2 जजेस समझते हैं कि ये तो इसको असखुद नोटिस सुना नहीं जा सकता था। आप इसको यूनानिमस कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से? जी देखिए, 2 जजेस जिन्होंने डिसेंट किया है ना, उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट पहले ही ये हुक्म दे चुकी है, उस हुक्म की मौजूदगी में नए हुक्म की जरूरत नहीं, वो ये कह रहे हैं। तो जो 90 दिन का असूल है वो तो ये तमाम सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर मुत्तफिक है कि 90 दिनों में ये इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आप लोगों ने डिस्कशन किया, मैं इसमें थोड़ी सी आपको बता दूं, डेट का अनाउंसमेंट पंजाब की हद तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। कंसल्टेशन जो है उसका हुक्म दिया गया है ईसीपी को कि वो फौरी तौर के ऊपर कंसल्टेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास जाए, और वो जाके जो भी उन्होंने वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने डेट दी थी 25 अप्रैल। उनका ख्याल था कि अगर 25 अप्रैल तक डेट बढ़ा दी जाए 9 के बजाय तो ये बेहतर है। अब देखते हैं वो जाके सदर को इससे कम की डेट देते हैं या जैसे भी देते हैं उसके मुताबिक वो आगे करेगा, लेकिन ये डेट का फैसला कंसल्टेशन ईसीपी करेगा, लेकिन डेट का फैसला प्रेसिडेंट ने करना है एज पर एज पंजाब इज कंसर्न। जो है मामला केपी का, वहां पे गवर्नर को कहा गया है कि वो ईसीपी के डायरेक्शन के ऊपर फोर्सफुल डेट अनाउंस करे। तो आई होप इलेक्शन कमीशन ये चाहेगा कि एक ही वक्त में इलेक्शन हो, तो ये बिटवीन 9 और 25 अप्रैल का कोई टाइम जो है ये इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करेगा। जो सारी बहस हुई है, मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो बातें सुनी है उससे मैं कह रहा। ये फवाद चौधरी साहब, मंसूर अली शाह साहब ने, जज साहब ने जो अपना डिसेंटिंग नोट दिया है उसमें उन्होंने जो 184(3) का ये कहा है कि इसका केस नहीं ये फिट बनता था, उस आर्गुमेंट में उन्होंने ये कहा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है ये मामला चल रहा था, और उन्होंने ये साथ में ऐड किया है एंड नन ऑफ द सेड पिटिशनर हैज़ अप्रोच्ड द कोर्ट अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप लोग जो हैं, आप लोग अगर आपको था कि वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा या वहाँ पे लेट किया जा रहा है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट एज अ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? नहीं आमिर, वो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट तो नहीं आ सकते ना, अगर कोर्ट फैसला ना हो आप कंटेम्प्ट फाइल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमने पहले ही कंटेम्प्ट फाइल कर दी हुई थी, उसके ऊपर जिस तरह से मेजॉरिटी कल चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्व किया था कि जितने मामला तेजी से चलने चाहिए उतने तेजी से हाईकोर्ट नहीं चला रही, क्योंकि 90 दिन का जो एक पीरियड है वो खत्म होता जा रहा है। उसकी वजह से उन्होंने इसके ऊपर सो मोटो लिया, और सो मोटो अकेला नहीं है, जो स्पीकर है पंजाब असम्बली के और स्पीकर है केपी असम्बली के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो दीज आर द पिटिशंस नॉट ओनली अंडर सो मोटो, बट 2 पिटिशनर्स जो हैं स्पीकर जो कस्टोडियन है, आपको याद होगा मौलवी तमीजुद्दीन खान केस हुआ था, उसमें भी स्पीकर जो थे वो गए थे फेडरल कोर्ट में, तो वो स्पीकर्स की भी जो अपीलें हैं वो इस बेंच के सामने थी। तो अगर सो मोटो से आपने डिसएग्री भी किया है तो जो स्पीकर की अपीलें हैं उसके ऊपर तो आपने अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर तो ये अप्लाई नहीं होता ना। तो इसलिए ये इन अ सेंस मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल के ऊपर डिसीजन यूनानिमस है, प्रोसेस के ऊपर जो है इसमें डिफरेंस है। 3 जजेस ने एक प्रोसेस बताया है, मेजॉरिटी ने जो जाहिर है कि फॉलो होगा, 2 जजेस ने उस प्रोसेस के खिलाफ किया है, बट जो जेनेसिस है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं, उस पर पूरी सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिक।
चौधरी साहब, ये आपको और हम सबको पता है, वो ओपनली कहा जा रहा है कि पीडीएम में ख़ास तौर पे नून लीग जो है वो इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं चाहते। अब ये अदालत का फैसला आ गया है और वकला की और लीगल ओपिनियन तो ये है कि गुंजाइश नहीं है कि ये 90 दिन के अंदर ही होंगे और ये हर एक को लाजिम। मगर आपके ख्याल में अभी भी कोई जब बदनीति हो और मर्जी ना हो तो क्या नून लीग की पटारी में अभी कोई ऐसा ट्रिक बचा है जिससे कि ये रोका जा सके? मोहम्मद मालिक साहब 2-3 दिन से एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी खबर है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो टूट जाए या इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन कर दें या कोई मेंबर रिज़ाइन कर दे और इलेक्शन कमीशन पूरा ना हो तो फिर क्या होगा? देखिए आमिर, ये मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जब से मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला हूँ ये सवाल बार बार हो रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है लेकिन ऑर्डर इम्प्लीमेंट भी होगा या नहीं होगा। यानी हमने इन 10 महीनों में अपने आइन और अपने इदारों को ये हालत कर दी है कि आम आदमी का यकीन ही खत्म हो गया है अदालतों से। देखिए, अगर हमने ये इस तरह से करना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इम्प्लीमेंट नहीं होने तो फिर पाकिस्तान का नाम बर्मा रख लेते हैं या नॉर्थ कोरिया रख लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में आइन भी हो, जमहूरियत भी हो, सुप्रीम कोर्ट भी हो और साथ साथ मार्शल लॉ भी लगा हुआ हो। आपने फैसला करना है कि हमने पाकिस्तान जो है वो आइन के मुताबिक चलाना है या नहीं चलाना। और सब लोगों का ये शक कि जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अमल दरामद भी करा सके कि नहीं, ये एक लॉयर के तौर के ऊपर बिलखसूस और एक सिटीजन के तौर के ऊपर बिलअमूम बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है मेरे लिए। और इसीलिए जो इम्प्लीमेंटेशन पे सिंपल है, अगर इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई होगा, ही विल गो होम। और जिस तरह से पहले फैसले हुए हैं, फैसला तो इम्प्लीमेंट होना है सुप्रीम कोर्ट का। रिव्यू में वो जा सकती है को अपना ये हुकूमत रिव्यू में जाए, वहां पे इसी बेंच के सामने लगना है, उसमें वो फैसला करवा सकते हैं तो वो करवा लें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा फवाद साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ये दरख्वास्त करता है कि हमें 10 दिन का मजीद वक्त दे दें ताकि हम अपने 54 डेज का प्रोसेस कंप्लीट कर लें, तो इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा या रद्द-ए-अमल होगा? क्या आप चाहेंगे कि हर सूरत 14 अप्रैल वाला जो डेडलाइन है उसको मीट किया जाए या 10 दिन कंसेंसस के साथ दिए जा सकते हैं? मेरे जाती ख्याल में तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। 254 को आइन की एक बड़ी जो क्लियर प्रोविजन है उसको वायलेट करेंगे, जो डबल मैंडेटरी है। आर्टिकल 224 जो है वो 2 दफा डबल मैंडेटरी है कि 90 दिनों के अंदर आपने कराने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज गुंजाइश दी है, उन्होंने वर्ड यूज किया है बेयर मिनिमम जो डिले है वो होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि जो इलेक्शन कमीशन है, आप भी वहां पे थे सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये था, कल जो उनके वकील ने आर्गू भी किया कि हमें 54 डेज का टाइम स्केड्यूल करने के लिए हमें 10 दिन और जो है वो बढ़ाने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप प्रोसेस छोटा कर दें। आप जो बेसिकली आपको कोर्ट ने प्यार से नहीं किया यार, जिद ना करना, हूं चलो कुछ दिन उत्तर थल्ले होते ने मन जाना, जिद ना करना। वो तो कोर्ट ने जो कहा है जाहिर है वो मैंने जिस तरह किया वो तो बाइंडिंग है। बट फैक्ट इज मालिक के मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस दफा ये हो जाएगा। मैंने कल कोर्ट में भी ये कहा था कि इस दफा तो आप पंचायती फैसला भी कर लें, कुछ भी हो जाए। मुझे आप बताएं, कल लेट से हमारी गवर्नमेंट आती है, 2/3 आ गई, हम कहेंगे इलेक्शन ही नहीं होने। हम हर बंदे का तो पाकिस्तान में तो दिल यही होता है ना कि कभी कुर्सी से लेते ही ना हो। अगर हम आ जाएंगे 2/3 मेजोरिटी, हम कहेंगे इलेक्शन ही ना होगी तो छोड़े पड़े इसको। इस तरह नहीं हो, आपको करना चाहिए। वी हैव टू आइन के हर लफ्ज को आपको जो है वो मीनिंग देने होते हैं, यू कांट टेक कैजुअली। वैसे जो चीज आई एग्री विद यू, जो चीज 10 दिन बाद होनी है वो 10 दिन पहले भी हो सकती है। आप कैंपेन स्केड्यूल नीचे कर दें, सब कुछ बाकी जगह से दिन काट लें, 10 दिन बाद जो चीज होनी है वो 10 दिन पहले भी हो सकती है। आई एग्री विद यू। मगर फवाद, ये भी एक अभी पंसोटा साहब भी ये फरमा रहे थे कि बेयर मिनिमम का जो एक टर्म इस्तेमाल कर ली है,
इसकी भी तशरीह के अंदर जो है एक इबाहम डाला जा सकता है कि मेरे लिए बेयर मिनिमम 10 दिन है, आपके लिए 100 दिन भी हो सकते हैं। और जैसे भी कामरान मुर्तजा ने खुद 20-25 दिन का बोला है, या इमीडिएटली हमारे यहाँ मीनिंगफुल कंसल्टेशन के ऊपर जिस तरह बड़ी बहस रहती है, और जिस तरह ये अभी हाल ही में बहस हुई कि सदर ने इलेक्शन कमीशन के साथ जो कंसल्टेशन थी वो आया मीनिंगफुल हुई कि नहीं हुई, तो जहां आपने कीड़े निकालने हो, नियत हो, तो वहां निकल आते हैं। फिर ये बात ठीक है आपकी, लेकिन लकीली ये बेयर मिनिमम की जो डेफिनेशन है ये सदर पाकिस्तान ने कर, और सदर ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि सेक्शन 57 में जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है पंजाब में, और असूल जो है बेयर मिनिमम का वो तय करना है सदर ममलिकत। तो वी होप कि सदर ममलिकत बेयर मिनिमम का जो मामला है वो इस तरह से उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने पहले डेट दी हुई है 9 अप्रैल की, वो उससे कितना आगे जा सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अच्छा, ये जो बात हो रही थी ना सादिया के इसको अदालत में जाया जा सकता है, तो और फिर फंड्स की जो बात हो रही है, तो कल इसमें एक आर्गूमेंट तो फारूक नाइक साहब का ये था कि जी आइन में कहीं लिखा ही नहीं है कि जो है वो फाइनेंस हुकूमत ने देना इलेक्शन कमीशन को। उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया कि जब आपने सपोर्ट देनी है तो हर तरह से देनी है, तो 220 में। लेकिन वो ये कहते हैं पैसे हैं ही नहीं तो क्या करेंगे। तो इसको बुनियाद बनाकर जो है वो अगर अदालत के पास विफाक चला जाता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन बड़ा वीक आर्गुमेंट होगा अगर ऐसा है, तो ये तो मतलब कि जी पैसे ही नहीं है, हम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, आप रिएलोकेट करें किसी और जगह से, कोई ऐसा मसला नहीं। ये तो आई थिंक इतना ये ज्यादा चलेगा नहीं है अदालत के अंदर। आपके ख्याल में मालिक साहब अगर इलेक्शन नहीं कराने हुकूमत ने, जैसे कि कह रहे हैं कि एक हर बंदा यही कह रहा है, तो रास्ता क्या उनके पास? ये एक शख्स बैठे हुए इधर कोने पे, आमिर मतीन इसका नाम है, इन्होंने एक नई साजिश शुरू की हुई है। मालिक साहब ये आइडिया फ्लोट, भाई मेरा आइडिया नहीं है, ये डिस्कशंस इनकी हो रही हैं। देखिए खबर है ऑन अ सीरियस नोट, इनके लिए बहुत डेस्परेट सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, ये एक सरप्राइजिंग नहीं है। कोर्ट कौन सी कोर्ट कहेगी कि आइन के मुताबिक ना जाए, सबने ये कर रहे हैं, पता था इनको। दे हैव टू क्रिएट एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसरप्शन क्रिएट करेंगे तो किसी तरीके से ये कुछ टाइम बाय करेंगे। इसलिए मुझे इसका खतरा बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं अगर आपने कोई इलेक्शन कमीशन, मैंने पंसोटा साहब से क्या पूछा था कि एंड में अल्टीमेटली किसकी गर्दन फंसती है न्यूज के अंदर, उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहता है जी ए मेरे हाथ जोड़ो। आप इन्हें खबर दी थी ना उस दिन के इलेक्शन कमीशन टूट सकता है, ये भी एक रास्ता है उनके पास। बिकॉज ये डिस्कशन चल रही है कि अगर एवरीथिंग एल्स फेल्स तो फिर ये आखिरी हथियार है, आखिरी क्वेवर, एरो इन द क्वेवर है, ठीक है ना। फिर इलेक्शन कराने वाला इदारा ही नहीं है। यासीन आजाद साहब की तरफ जाने से पहले फैसल करीम कुंडी साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनकी तरफ जा रहा हूं, लेकिन हमारे साहब आपके लिए खबर पहले ये है कि 2 बजे तक हम बैठ रहे हैं, तो आप ज़हन बना लें, ज़हन बना लें। फैसल करीम कुंडी साहब, आप तो जाती तौर पर पहले ही ये ओपिनियन रखते हैं कि 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, अब फैसला आगे आप कोई रुकावट देखते हैं कुंडी साहब इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है और हमने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीज़ होनी चाहिए। फैसला तो आ गया है, अब उसमें इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ने भी और गवर्नर साहब ने भी, अब देखते हैं कि वो इस पर क्या करते हैं। तो उसके बाद पोलिटिकल वर्कर तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं हमेशा, और आज नहीं तो कल इलेक्शन होने, कल नहीं तो परसों इलेक्शन होने। तो जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी और दाखिले होंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं लड़ेंगे। कोटी साहब, आपकी राय क्या होगी? जाहिर है एक कोलिशन गवर्नमेंट है, एक राय है कि अगर अभी 2 सूबों में हुकूमतें बन जाती हैं तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर जो है वो न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा सूबों में, क्योंकि यहाँ पर भी तो कौमी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होंगे। आप इस बात के इम्कान देखते हैं कि कौमी असेंबली के इलेक्शन भी साथ ही हो जाए? देखें, ये बात तो एक फैक्ट है कि आज अगर 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं और अक्टूबर में दोबारा कौमी असेंबली के स्पेशली जब इलेक्शन होंगे तो सूबे के जो वज़ीर आला होंगे दोनों के, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के, वो कौमी असेंबली के इलेक्शन पे डेफिनेटली जो है वो असरअंदाज होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है कि वो असरअंदाज नहीं होंगे। और फिर जब ये साइकिल चलेगा और जब अगले इलेक्शन जब आएंगे 2 सूबाई असेंबली के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म होंगे और वफाकी काबीना होंगी वो असरअंदाज होंगे। और आपने माजी में देखा जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि वज़रा नहीं जा सकते हैं और वज़ीर आज़म नहीं जा सकता। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, और उनका जो फैसला है वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा
वो जुर्माना 50,000 या 2 लाख का वो पे कर देते थे और कहते थे बस जाए हमने अपना काम कर दिया और अब जाए। तरक्याती काम भी होते थे, सब कुछ होता था और ये चीजें होती थी। तो ये पूरा साइकिल ऐसे होगा कि जो है वो बिल्कुल जो भी इलेक्शन, सपोज जो भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी पंजाब में और खैबर खान में अगर हुकूमत बनाती है, तो अगला इलेक्शन जब कौमी असम्बली का होगा और उनकी जमात इलेक्शन जीतेगी जो सूबाई असम्बली में होंगे, तो डेफिनेटली अपोजिशन जमात की धांधली होगी और ये धांधली का रोग हम फिर 5 साल सुनते रहेंगे आपके प्रोग्राम में और अवामी जलसों में भी और हर जगह पे, और ये चीजें फिर ऐसी चलती रहेगी। तो इसका क्या हल देखते हैं सर आप? इसका तो मेरे पास तो कोई वो नहीं है। अगर मैं अगर मैं आपको बोलूं कि जी इलेक्शन जी फरमाइए जी सॉरी जी टोंडी साहब कुछ कह रहे हैं आप, कहिए। देखें, अगर मैं भी आपको बोलूं कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, आप बोलेंगे आप इलेक्शन डिले करना चाहते हैं या टाइम पे नहीं करना चाहते, हम तो ये नहीं कहते। लेकिन अगर इलेक्शन इन टाइम हो तो मैं समझता हूं कि वो अच्छी बात होगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो कहता है उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और अब हम गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने जो एक रोल प्ले करना है उन्हीं के इंतजार में कि वो कब डेट देते हैं, कैसी देते हैं, तो हम तो उसके लिए इलेक्शन की तैयारी करें। ठीक जी। मगर मेरा ख्याल है कि ये एलिमेंट भी ज़्यादा कई दफ़ा इसमें मुबालगा आ जाता है कि अगर पीटीए की वहाँ पे गवर्नमेंट होगी सूबों के अंदर तो ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल एक पॉलिटिकल इफेक्ट तो उसका आता है, मगर कि वो उसमें फिर वो रिगिंग कर पाएंगे। तो ये रिगिंग तो भी जिस तरह निगरान हुकूमत है उसके मुतालिक भी जो इसलिए लाई गई थी, उनके ऊपर भी बड़े इल्ज़ामात हैं कि जनाब वो कोई गैर जानबदार नहीं है, क्योंकि ये सारा मामला है इलेक्शन कमीशन के पास। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज निगरान गवर्नमेंट को और तब की पीटीआई गवर्नमेंट को रोक सकता है। कोई ऐसा तकर्री, कोई ऐसा काम जिसके ऊपर वो करना चाहे, सारी घूम फिर के बक स्टॉप्स एट द इलेक्शन कमीशन। मेरा सवाल जो मैं यासीन आज़ाद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि यासीन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जमाल मंदोखेल साहब ने, उन्होंने जो अपना आर्गूमेंट जो 183 को अपोज किया है उसमें हवाला दिया हुआ है मंजूर इलाही और बेनज़ीर भुट्टो के केस का। उसकी क्या अहमियत है, उसमें क्या कहा गया है? सर उसमें जो पहला जजमेंट है, मैं आपसे एक आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कहना पसंद करूंगा कि आइन के आर्टिकल 251 को पढ़ लें। 251 में ये प्रोविजन मौजूद है कि 15 साल के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान को उर्दू ज़बान देनी है, उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान के तौर पर। आज 50 साल हो गए आइन के आर्टिकल 251 पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये 251 पे अमल नहीं होता। उसके बाद अब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो उन्होंने जजमेंट दिया कि उर्दू को सरकारी ज़बान पर बनाया जाए। उस जजमेंट को आज दिन तक खुद सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की गई। अब एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर इस मुल्क में वक्तन फ़क्तन जब भी मार्शल लॉ आया तो 9-10 साल तक आपने तो किसी को ये नहीं कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा दो। उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ही तब्दील हो जाती है। अब जो पहले है, जो जिन जजमेंट के हवाले से आपने बात की है, उसकी पोजीशन ये है कि उसमें भी ये मामला 88 में या 97 में आपको पता है कि इलेक्शन किसी हद तक डिले हुए थे। उसमें आर्टिकल 254 का सहारा लिया गया था और रीज़नेबल ग्राउंड की वजह से वो मामला आगे बढ़े थे। इसी तरह आइन का आर्टिकल 254 ये है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो आगे लीगल प्रोटेक्शन आपको 254 देता है। जिस तरह अभी आप बाज़ लोगों से सवाल पूछ रहे थे कि 10 दिन ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उन हालात में आर्टिकल 254 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेल्प करेगा। अब चूँकि डायरेक्शन जो है यहाँ इलेक्शन की वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जहाँ तक तल्लुका, आइन का आर्टिकल 189 ये कहता है कि तमाम गवर्नमेंट फंक्शनरी को उसको इम्प्लीमेंट करना है, उस पर दो राय नहीं हो सकती। जहाँ इनका आर्टिकल है उस पर अमल करना, जिस तरह हम कहते हैं 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए, 189 में यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर 189 में आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है तो उर्दू के हवाले से जो जजमेंट दिया गया उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया आज दिन तक। नंबर 2, अलजा ट्रस्ट में ये बात तय हो गई थी कि सीनियर मोस्ट आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा
तो उसमें भी आपने आज दिन तक सीनियरिटी का असूल जो है 96 का जो जजमेंट अलजाद का, अब आप कहते हैं 5वें नंबर वाले को दे दो, 6ठे नंबर वाले को दो, 7वें नंबर वाले को दे दो। कानून भी आप बनाते हैं, खिलाफवर्जी भी आप करते हैं, दूसरों को कहते हैं आप खिलाफवर्जी करते हैं। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये कहता हूं कि जो आपका अपने मामलात हैं उनको भी तो कम से कम बेहतर करें, ताकि हमें बोलने का मौका ना मिले। मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं, मुझे अंदाज़ा है कि जब मैं ये बात करता हूं तो क्या होगा, लेकिन ये सूरत हाल अपनी जगह पे है। लेकिन इससे पहले 2 इलेक्शन 97 में या 88 में इन्हीं हालात में एक्सटेंशन हुई, कितने दिनों की हुई है वो मुझे याद नहीं है। तो उस सूरत में आप अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपनी इलेक्शन एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने चाहता है, तो जिस तरह अभी फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि 10 दिन का इजाफा हो जाता है तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, चूँकि पहले 45 दिन हमारे हाथ से निकल चुके हैं। अब उन 45 दिनों को कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आप इलेक्शन रूल्स की पाबंदी करने का कोई रास्ता तो देंगे। अगर रास्ता नहीं देंगे तो मामला कैसे चलेगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जो इस जजमेंट की वजह से अभी देखना यह है कि गवर्नमेंट पे रिव्यू में जाती है नहीं जाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाके सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगने चाहे तो वो टाइम मांग सकता है कि हमें 10 दिन 15 दिन का टाइम और दे दें। तो ऑप्शन तो अपनी जगह पे मौजूद है, कानूनी तौर पर आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन इससे पहले भी आइन के आर्टिकल 63 में जो अपीलें पेंडिंग हैं उनको कोई नहीं सुनता। जुल्फकार अली भट्टो साहब की अपील पेंडिंग है, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि ये इंप्रेशन मत दें कि बाज़ मामलात में आप आइन का आपको नज़र आता है, बाज़ मामलात में आइन नहीं नज़र आता। अगर आपकी ये बात मान ली जाए तो आइन के आर्टिकल 251 को भी मुझे इम्प्लीमेंट करके दें, तब मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे नज़दीक जो भी है मामलात हम अपने हालात के मुताबिक करते हैं, और ये जजमेंट जो है इस पर लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते रहेंगे कि इस एहसास मामले में आपने फुल कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया। आपको खतरा ये था कि शायद दूसरे जज बैठें तो जजमेंट हमारे मतलब का ना हो, ये तासर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इदारों को इन तमाम मामलात पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी जगह पे बैठ कर सोचना चाहिए। आमिर साहब, ये जो अभी मैंने कुंडी साहब से सवाल किया था कि कौमी असम्बली के इलेक्शन को छोड़ देना 6 महीने बाद तक के लिए, ये सियासी तौर पर बहुत मुश्किल फैसला नहीं होगा इस वक्त हुकूमत के लिए? नहीं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल फ़ैसला है। मैंने कहा, मगर जो हम ये केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि सूबों के अंदर नहीं होगी उस सूरत में कि अगर ये पहले इलेक्शन है, ये भी अगर इलेक्शन कमीशन अपना रोल सही अदा करे तो उसको कटेल किया जा सकता है। ये ज्यूम नहीं कर लेना। हाँ, सियासी नुकसान है। सियासी नुकसान ये है कि जब 2 सूबों से जीतेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, ट्रेंड बन जाएगा, लोगों को ये तासुर मिलेगा कि ये पार्टी जीत रही है। और पाकिस्तान में जो जीती पार्टी होती है, हर कोई ब्यूरोक्रेसी भी उसकी साइड ले रही होती है, आम जो जिसको टिकट अप्लाई करना है वो भी उस पार्टी में आना चाहता है, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है जिसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। बिल्कुल ये पॉलिटिकल उनको एक नुकसान है। मगर ये केयरटेकर गवर्नमेंट के अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कि वो कोई अपने तजावज़ ना करे अपने इख्तियारात से, तो वो तो रोका जा सकता है। मगर वो मुझे नहीं लगता कि वो अगर करना होता, ये फैसला पहले हो चुका होता तो वो अब तो वो कर भी लें। फॉर एग्जाम्पल अब तो ये 45 दिन में फ़र्क तो नहीं है, फिर भी 1-2 महीने का तो फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो बड़ा कम इम्कान है इस बात का कि वो इसके साथ फौरी तौर पे वो करवा दे। मगर यस, टफ फैसला है, बिल्कुल टफ फैसला सही है। तो इसमें एक चीज और भी कि ऑब्वियसली अगर कोई टाइम से पहले काबिल वक्त इंतखाबात नहीं होते या असम्बलियां पहले तहलील नहीं होती, तो यानी आज से 5 साल की मुद्दत आप लगाना शुरू कर दे, तो फिर सूबाई असम्बलियों के और बाकी पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और बाकी सूबों के इंतखाबात अलग ही होंगे। ये तो फिर यानी तय है ना कि अगर काबिल वक्त इंतखाबात नहीं होते तो पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होने वाला कॉन्सेप्ट वो उसका सही। बिल्कुल मैं इसमें ऐड कर दूं, कि हमारे यहाँ क्योंकि ये हुआ नहीं है, क्योंकि इदारे कमजोर हैं। इंडिया में जो है तमाम स्टेट्स में चलता रहता है, किसी की मेरा मुश्किल से होता है 2-4 असम्बलियों की अब हो जाती है, 2-4 असम्बलियों की तब होती है। सारा 5 साल के दौरान में कौमी असम्बली के उनकी जो है लोकसभा के वो सूबों में होते रहते हैं। और उनके यहाँ तो आप देखें ना, असल में
इलेक्शन कमीशन का और अदारों के ऊपर सवाल नहीं होते, वरना वो तो स्टेजेस में 6 स्टेजेस में करते हैं जाके, वो 6 महीने 3 महीने लगा देते हैं, मगर वहाँ पे किसी का इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है कि वो नहीं पता चलता कि जनाब कौन सी पार्टी ने कितने वोट लिए। और फिर यहाँ तक कि मीडिया के ऊपर बड़ा होता है कि जनाब आपने एग्जिट पोल्स नहीं देने हैं कि इसका असर अंदाज ना हो वोट के ऊपर। जी अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ अहमद पनसोटा साहब से भी, क्योंकि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं मालिक साहब पॉलिटिकल चीजें एस्टैब्लिशमेंट के पेज पे भी ऊपर नीचे नहीं होती। हमारा बड़ा एक चीज मैं अगर मालिक साहब से पूछ लूं फिर मैं पनसोटा साहब के पास आ जाते हैं। मालिक साहब, ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की और उनकी टीम का एक इजलास चल रहा है, सबसे पहला नुक्ता उनके ज़ेरे गौर यही होगा कि हमने इलेक्शन में अब जाना है या वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाना? मेरा ख्याल है उनके पास ये है कि हमने इस ऑर्डर को कैसे अवॉइड करना है, इम्प्लीमेंटेशन इसकी। जाने में तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि उन्होंने नहीं जाना। अच्छा, और देखिए मैं काफी दिनों से वापस सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो जा सकते हैं भाई साहब, वो तो एक है, लेकिन वहां पे आपको पता है जो ये भी अभी लीगल रिफॉर्म्स जो इनकी बन रही हैं उसमें ये भी सजेस्टेड रिफॉर्म ये है कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, उसका जो रिव्यू है उससे ट्वाइस द स्ट्रेंथ का बेंच होना चाहिए। इस वक्त ये है कि उसी बेंच के पास आप जाते हैं तो 99.9% रिव्यूज हार जाते हैं, अनलेस की बहुत बड़ा कोई टेक्निकल चीज निकालें तो वो जजेस अपने मेंटेन करते हैं। उन्होंने कहा जी ये रिव्यू मीनिंगलेस है, कम से कम जो अब जो रिफॉर्म ये प्लान कर रहे हैं कि जो भी रिव्यू होगा, अगर जैसे इन्होंने किया, अगर 5 मेंबर बेंच है तो इसको 11 मेंबर बेंच सुने, ताकि वो उसको अगर ओवरटर्न करना चाहे तो कर पाए। मेरा ख्याल है कि 184(3) की रिव्यू होती है, अभी नहीं है ना, ये भी पॉलिसी के अंदर है कि एक 184(3) के अंदर राइट ऑफ अपील दे, क्योंकि हर जगह आपको राइट ऑफ अपील है। इसमें कोर्ट जो एक अपेलेंट कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट बन जाती है, तो अगर ट्रायल कोर्ट बन गया तो उसमें उस फैसले के खिलाफ आपको कहाँ अपील जाएगी। तो ये उस पर भी इनकी लीगल रिफॉर्म जो बन रही हैं, लेकिन माशाल्लाह वो कि 2 माह पहले 100 साल लग जाएंगे। नहीं सुन ले, 2 माह पहले की लैंड की हुई है प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको नहीं देख रहे। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती इस हुकूमत की, यार कर्जे तो आने के लिए पैसे तुम्हारे पास नहीं है, लोगों पे खर्चने के पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास किसी चीज के पैसे नहीं है, रिफॉर्म्स ही कर लो डिफरेंट जगह पे, मतलब उसमें तो पैसे नहीं लगते। सो जो कम खर्च बालानिशी है उसमें नहीं होता। आई थिंक इनका मेन वही है कि इन्होंने, मेरा तो ख्याल है कि ये डेस्परेटली किसी भी हद तक जाएंगे। देखें ये पहली बार ही हो रहा है पाकिस्तान में, होता हमेशा ये है कि जो अपोजिशन है वो चाहती है निज़ाम गिरे, वो उसके बेनिफिशरी होते हैं। पहली बार ये ऐसी सिचुएशन में है कि अगर खुदा ना खास्ता निज़ाम गिरता है तो सबसे बड़ी बेनिफिशरी रूलिंग अलायंस है, जो कह सकती है कि हमने रियासत पे सियासत को कुर्बान कर दिया। कोई इकोनॉमिक चेंजेस नहीं होनी। जो आज इकोनॉमी की हालत है, जो आज भी मेजर्स आ रही हैं, इंटरेस्ट रेट अभी आपका जा रहा है 2% और, ठीक है ना, आपकी सुपर इन्फ्लेशन आ रही है, शुरू हो गई है। जो पहले मेजर्स थे वो और उनका लैग इफेक्ट भी आ जाएगा इस महीने से ऑनवर्ड्स। आपकी GST और बढ़ा रहे हैं। कोई अच्छी खबर है ही नहीं इवन अक्टूबर तक। अक्टूबर में भी कोई स्टोरी इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि हुकूमत फैसला करे कि अगर हमें इलेक्शन में उतरना पड़ ही गया है तो फिर ठीक है, सारे पूरे पाकिस्तान के एक साथ ही कराओ? नहीं सर, मेरा ख्याल है अगर उनको ये फैसला मुझे ज्यादा वो नहीं है, मेरे नजदीक उनका फैसला ज्यादा लाइकली ये है कि जो मर्जी हो जाए, सरधड़ की जान दे दो, ये कमीशन तोड़ो, ये डिपार्टमेंट तोड़ो, लेट द सिस्टम फॉल, लेट द सिस्टम फॉल एंड वी विल फॉल विद इट। और वो कहते ठीक है हम भी बैठ जाएंगे बेचारा। मैं जो बार बार एक सवाल कर रहा था ना लॉयर्स से, मैं आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेट इसमें बग कहाँ जाके रुकता है। पनसोटा साहब ने भी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, अनवर मंसूर साहब भी कह रहे हैं, मैं कल से प्रोग्राम में पूछ रहा हूँ कि कहाँ रुकता है। तो अगर सारा मलबा जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे रुकता है तो फिर वो एक वीकेस्ट लिंक ऑफ द चेन है ना, वो कहता नहीं, यू आर एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक। आपने अगर डिस्टर्ब करना है, आप उस चेन को वहां से डिस्टर्ब करें, फिर देखो देन यू सी, लेट्स सी हाउ द कुकी क्रम्बल्स। अच्छा, लेकिन ये डिस्ट्रप्शंस करेंगे बिल्कुल। और इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ, अभी यासीन आजाद साहब ने भी कहा था कि देखें हुकूमत क्या फैसला करती है रिव्यू में। तो अभी जिस तरह हम कहते हैं कि अज़ खुद नोटिस है, तो इसमें अहमद पनसोटा साहब से मैं पूछूंगी कि क्या रिव्यू
कैसे हो सकता है, किस बुनियाद पे हो सकता है, हुकूमत किस बुनियाद पे जा सकती है, ये इलेक्शन कमीशन जो है वो किस बात पे, किस बुनियाद पे जा सकता है? मिसाल के तौर पे अभी बार बार जो पीडीएम की तरफ से तो हम देखते हैं उनको वो 2 जजेस के इख्तलाफी नोट से है ना कि ये आज खुद नहीं बनता था। सही है। क्या उस बुनियाद पे कुछ रिव्यू हो सकता है? अपने सवाल का रुख अगर मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ मोड़ दें तो ज्यादा अच्छा, फिर हम पेंसोटा साहब के पास आ जाते हैं। जुबैर साहब आ गए तो उनसे पूछ लेते हैं। जुबैर साहब, फैसला तो ये अभी आ गया है, सो इस पे अब हुकूमत क्या करने जा रही है? जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसल्ट सदर साहब उनसे करेंगे और जो भी करीब तरीन तारीख बनती है 90 रोज के अंदर अपने तमाम ऑपरेशनल तैयारियों को देखते हुए वो अनाउंस करें। सो आप लोग इसको डिले करने की कोशिश करेंगे या नहीं? क्यों आप सजेस्ट कर रही हैं डिले करें? जब एक हुक्म आ गया है, सिर्फ एक चीज हो सकती है वो राइट भी होना चाहिए। किसी भी पार्टी का 2 फ्रीक जाते हैं कोर्ट में, एक फ्रीक इतना खुश नहीं होता फैसले से जिस तरह हम खुश नहीं हैं, जिस तरह से प्रोसेस रन किया गया सारा चीफ जस्टिस साहब ने, वो तो एक अलग हमारा कंसर्न है। और कुछ चीजें अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कुछ थोड़ी देर के बाद, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो देंगे अपना मौक़िफ़। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं अभी सुन रहा था मालिक ने भी जिक्र किया कि 184(3) के तहत राइट ऑफ अपील भी नहीं होता, और यही हम चीफ के बात करते थे कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था, यहाँ तो ये एक ओवरऑल जनरल सिनेरियो है। दूसरी चीज जो आपने शायद पॉइंट आउट की थी, मैं सुन रहा था आपका आमिर मतीन का पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया में अलग होते हैं और ये तो अलग। इंडिया में कोई केयर टेकर सेटअप का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दैट इज वाई हुकूमत बैठी भी होती है और इलेक्शन हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम ट्रस्ट चूंकि नहीं करते, कोई भी किसी दूसरे फरीक को ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वी हैव अ कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट ऑफ अ केयर टेकर सेटअप। अब केयर टेकर सेटअप तो गोज आउट इन द सी विद होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस एट सेपरेट इंटरवल्स। जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हो रहे होंगे तो 5 साल की मुद्दत से एक इलेक्ट हो चुकी होगी सूबाई हुकूमत पंजाब में और केपी में, और उसी की ब्यूरोक्रेसी होगी, उसी के SHO होंगे, डिप्टी कमिश्नर होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो शोर शराबा भी उसी हिसाब से होगा और इलेक्शन रिजल्ट्स को उसी हिसाब से चैलेंज किया जाए। मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि अहमद पेंसोटा साहब जरा ये बता दें, ये 5 रुकनी बेंच ने सुना है या 7 रुकनी बेंच ने केस सुना है, और ये 3-2 का फैसला है इसको ओके, यासीन आजाद साहब हैं हमारे साथ? जी यासीन आजाद साहब, ये 3-2 का फैसला है या 4-3 का फैसला है? सर, जो चीज़ लॉ मिनिस्टर साहब ने बताई है, चूँकि मैंने अतर मन्नुल्लाह साहब का जो जजमेंट है वो नहीं देखा था, या अफरीदी साहब का ये नहीं देखा था, लेकिन अगर उन्होंने अपना ओपिनियन ये दे दिया कि 184(3) की ये प्रोसीडिंग नहीं बनती और बाद में 2 और जजेस ने कह दिया 4, तो मेरे ख्याल में ये एक नया पंडोरा बॉक्स सब खुलेगा, जिसकी निशानदेही लॉ मिनिस्टर साहब ने भी की। मैं उसको कंसीडर करता हूँ, क्योंकि जिस दिन ये फैसला हुआ उस दिन वो साथ के साथ जो है वो उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया कि नहीं, तो उस ओपिनियन की वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन दोनों को बेंच के अंदर शामिल नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि वो दोनों जज बेंच के अंदर रहते। इसका मतलब यह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के नॉलेज में ये बात थी कि ये ओपिनियन दे चुके हैं, अगर ये देंगे तो फैसला 4 और 3 का होगा। तो ये सूरत हाल बड़ी अजीब और गरीब सी हो गई। अब चूँकि गवर्नमेंट की इंटरप्रिटेशन भी यही है, लेकिन अगर उन्होंने अपना फाइनल आर्डर किया हुआ है कि ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में ये 4 और 3 का फैसला काउंट होगा। मेरे नज़दीक ये बड़ी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक नया ये तो तब पेंडोरास बॉक्स बनता है अगर गवर्नमेंट रिव्यू में जाती है, वरना तो ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। आप और मैं बैठ के कहेंगे पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है, कोई और कहेगा। अगर गवर्नमेंट रिव्यू में नहीं जाती तो फिर तो इट डजंट मैटर। और दूसरा यासीन साहब, इफ आई मे ऐड कि अगर इस मंतक से जाएंगे कि ये 4-3 का फैसला है, तो वो जो 2 जिन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया जजेस, उन्होंने भी तो अपना फैसला दे दिया था कि जब उन्होंने एप्लीकेशन दी
कि जनाब इसको ये मेंटेनेबल है और इसको प्लीज़ आप 183 के ज़रिए सुने, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 5 और 4 का फैसला आ गया। सर जहाँ तक उन 2 जज साहिबान का ताल्लुक है, उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशन थे कि जिस दिन उन्होंने ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजा कि 184(3) की कार्रवाई करें, ये केस उनके सामने था ही नहीं। इसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब किया जबकि कोई केस नहीं था, और उसके बाद रिकमेंडेशन की तो एतराज़ ये था, और कुछ ऑडियो भी सामने आ गई थी जिसकी वजह से ये एतराज़ था कि इन दोनों जजेस का हक नहीं बनता। लेकिन आपने 9 रुकनी बेंच जब बनाई है, तो जब 9 रुकनी बेंच ख़त्म हो गई तो आप एक जज को भी निकाल दें तो फिर रेशो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ वो तो फिर 4 इधर तो 4 इधर। लेकिन इसमें अहमद पनसोटा साहब से भी एक चीज देखें, ये जो भी बात हो रही है, लॉ मिनिस्टर ने भी कहा, जो पहले रिव्यू की हम बात करें तो उन्होंने कहा रिव्यू की तो जरूरत है ही नहीं ना, इसमें तो सीधा सीधा बड़ा क्लियर फैसला है, 4 की ओपिनियन एक है और 3 की एक है। बट एक और चीज कि ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है, जो लॉ मिनिस्टर ने ये बात की कि ये असल तशरीह जो है वो वहां जाके हाई कोर्ट्स में हो जाएगी। तो मुझे ये बताइए कि एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह हाई कोर्ट्स में हो सकती है? नहीं, ये तो आप खुद ही सोच लीजिए। जब इस तरह की बात कोई बंदा करे कि असल तशरीह लाहौर हाई कोर्ट में होगी, तो मैं तो लॉ मिनिस्टर साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन इस बात के बाद तो बड़ा परेशान हो गया हूं कि हम फिर ऐसे क्या करेंगे, पहले कि सुप्रीम कोर्ट फाइल किया करें, उसके बाद हाई कोर्ट में अपील ले जाया करें आज से। फिर एज लॉयर्स हमारा आई थिंक मुझे आज से यही करना चाहिए। ये तो बिल्कुल आई थिंक मजाक उड़ाने वाली बात है। और जहां तक ये डिसीजन भी दिया गया है कि जी ये 3 जजेस ने उनसे एग्री किया है, अग्रीमेंट को अगर आपने लेटर स्पिरिट लेना है तो आपने उनकी एग्रीमेंट्स को पढ़ना भी है। अतर मनीला साहब ने तो नहीं कहा कि मैंने पिटीशन फाइनली डिसाइड कर दी है, आप उनका अच्छा चलिए मेरे साथ गवर्नर केपी के हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तारीख देने जा रहे हैं आप? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं मुख्तलिफ चैनलों पे देखता हूँ, अभी हमें भी मौसूल हो जाएगा 1 आधे घंटे में। तो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया उस पर हम अमल दरामद करेंगे। हेलो, तो गवर्नर साहब ये भी कहा गया इस फैसले में कि जो आपने तारीख नहीं दी तो तारीख ना देकर आपने आईन की खिलाफवर्जी की है, आपको तारीख फौरी तौर पर देनी चाहिए थी, आपकी जिम्मेदारी थी। नहीं ठीक है, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन कल की जो प्रोसीडिंग थी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की, तो उसमें तो ये कहा गया कि गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा ने अपना अच्छे असन तरीके से अपना रोल अदा किया और उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, और आज भी फैसले में इन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन से मशावरत करे, कंसल्टेशन करे। तो मैंने तो पहले तहरीरी तौर पर इनसे बात की है, इनसे भी की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी की, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो गवर्नर साहब एक बात बताएं, आप जी आप जब मुशावरत करेंगे इलेक्शन कमीशन से, तो जो भी इलेक्शन कमीशन मशवरा देगा वो मानेंगे, या आपने सोच लिया है कि बस मैंने अब ये 90 दिन के मुताबिक तारीख दे देनी है, चाहे जो भी इलेक्शन कमीशन के? क्या आपका फैसला होगा, किस तरह? तो अभी अपनी जाती राय ये है और कोशिश भी ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पे अमल दरामद करें। इलेक्शन कमीशन और हम जब बैठ जाएंगे तो हम फैसले को मद्देनजर रखकर अब बात करेंगे, और फिर ये मशवरत हो सकती है कि यार फलाना दिन ना हो, फलाना दिन हो, छुट्टी का दिन हो, छुट्टी का ना हो, मतलब ये कुछ इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किया जाएगा। कुछ रोज वो हाजी साहब उसमें इसलिए हम सारे आपसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि फैसला जब आता है तो हर कोई उसकी तशरीह अपने मुताबिक करता है। तो आपके मुताबिक जो फैसला आया है अमल दरामद, तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं कह सकता कि हम नहीं करेंगे, मगर आपकी जो तशरीह है उसके मुताबिक ये फैसला आप इलेक्शन कमीशन पे छोड़ेंगे कि वो आपको जो डेट, या आप खुद ये फैसला करेंगे? उस पर लिखा है कि जो टीवी चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन से मशावरत करे। अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है,
और वो पूरे पाकिस्तान के लिए है, तो और उसकी हैसियत भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। तो इसलिए हम उनके साथ बैठकर हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। हम किसी ऐसे रास्ते को नहीं चुनेंगे जो कि मुश्किलात पैदा करे, बल्कि मुश्किलात के खात्मा और मौरूजी हालात को सामने रखकर एक फैसला करेंगे। गवर्नर साहब ये बताएं, आपके ख्याल में कितने दिन का फर्क पड़ सकता है? आपके ख्याल में 1-2 हफ्ते डिले हो सकता है? आपको मौरूजी हालात आपने देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बाकी सब कुछ है, लेकिन आपके नजदीक इस वक्त क्या अंदाजा है कि शायद 2 हफ्ते ऊपर हो जाएगा, 1 हफ्ता आगे पीछे हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है? देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिटेशन दी है उस पर हम अमल दरामद करेंगे। नंबर 1, अपनी राय और उसको छोड़ देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उस पे फैसले पे अमल दरामद करेंगे। फिर देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कब तक के तमाम प्रोसेस पूरा कर सकता है। बैलेट पेपर छापना, ये करना, यानी ये तो उनका इख्तियार है, उनकी। आपके लिए कितनी तारीख, आपके लिए कितनी ताखीर काबिल कबूल है? इलेक्शन कमीशन आप कहते हैं कि हमें तो 3 महीने ताखीर की, लेकिन आप खुद एक अहम आईनी ओहदे पे हैं, आपके ख्याल में मैक्सिमम आप कितने दिन देने पे तैयार होंगे? ताखीर के हक में और उसके हक में नहीं हूँ मैं। ये कहूंगा कि उन्होंने क्या मशवरत करे तो इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे कि वो कब तक अपना ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। मेरा अगर 2 दिन आगे हो जाए, 5 दिन पीछे हो जाए, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? जब इलेक्शन होने हैं तो फिर हमने देखो इसको एक इस तरह अंदाज में आगे नहीं, लेकिन एक बंदा ये तो आपका सोचता है ना कि मैं इस लाइन से आगे नहीं जाऊंगा, मैं 30 दिन से ज्यादा नहीं, मुझे काबिल कबूल, मुझे 15 दिन से ज्यादा। आपकी कोई अपनी जाती राय तो होगी? ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सोचों को खत्म कर दिया और अपनी एक डायरेक्शन दे दी। हम उस डायरेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, मैं इस पे आपके सामने 2 तारीखें रखता हूं। अगर आपने इलेक्शन का जो शेड्यूल होता है वो कहता है 57 दिन, अगर 57 दिन पूरे करने हैं तो फिर आपको 12 दिन मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। मगर अभी आपकी पार्टी के PDM के वज़ीर साहब ने ये कहा कि हम देखेंगे 80-90 दिन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो तो फिर वो 1.5 महीने का एक फ़र्क की बात हो रही है। कि वो तो उनसे आप पूछ लेना जिन्होंने कहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक आईनी मनसब पर बैठा हूँ प्राइवेस में, और आईन के दायरे में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाजी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, हाजी साहब आखिरी सवाल आपसे ये कि आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे थे, उसमें एक नुकता ये भी डिस्कस हुआ कि गवर्नर का काम तारीख देना है, ये देखना नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, उस पर अमल दरामद हो सकता है, पैसे हैं या नहीं है, सिक्योरिटी है या नहीं है। गवर्नर तारीख दे, बाकी इदारे फिर देखेंगे कि उस तारीख पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अब आप तारीख देते हुए क्या बाकी सारे मामला को देखेंगे या सिर्फ आप तारीख देखेंगे और बाकी इदारे फिर देखेंगे कि उस पर अमल दरामद हो सकता है या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया ना, तो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर तारीख ही देंगे। बाकी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है और फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि जो जो चीजें वो मुहैया कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उससे तो मेरा कोई काम नहीं। आप जितना घुमा फिरा के जवाब देने, बाकी सारी बातें छोड़े। हाजी साहब क्यूट आदमी। सुप्रीम कोर्ट को मुकद्दम रखा है। जवाब ये है क्योंकि उन्होंने बड़े चुन के बहुत समझदार और जीरक गवर्नर। लेकिन वैसे मैं एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आमिर साहब कह दूं, मैंने सारी प्रोसीडिंग सुबह से लेकर रात तक अटेंड की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा इकदाम किया जो खतों किताबत की है। सुप्रीम कोर्ट जो सवाल उठाती रही है, टेप पे लगा के सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ इस तरह गुफ्तगू नहीं की जैसे हमने ऑन एयर कह दिया बड़े क्यूट आदमी। मुझे शक ये है कि वो टेप पे लगा के चले गए थे, एक ही जुमला के अमल दरामद हो गया, वो दोबारा चली जा रहा है। लेकिन अभी तो पहले बात हो रही है। ऑन अ सीरियस नोट आप एक चीज देखें कि एब्सोल्युटली नॉन कमिटल थे जी। उन्होंने मिनिमम चीज मानी है जिसपे कोई ना मानने का कह नहीं सकता कि हमने कोर्ट का फैसला नहीं मानना। लेकिन ना उन्होंने ये कहा कि मिनिमम कितने, ठीक है, ना उन्होंने ये कहा कि क्या मैं अपना फैसला इम्पोज करूंगा कि उस पर चाहूंगा सुप्रीम अपना इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे।
जब आमिर ने उनसे बात की कि उस टाइम फ्रेम की है, उन्होंने कहा नहीं हमारी सोचें खत्म हो गई। उन्होंने हर क्वेश्चन डिफ्लेक्ट किया। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये हंगामी इजलास आज हो रहा है ना पीएम हाउस में, लेकिन ये बड़े बड़े गैर हंगामी इजलास पहले छोटे छोटे बहुत हुए हैं, बहुत मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन ऑनेस्टली जो भी लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए ना, जो लॉ मिनिस्टर की बात कर रहा है ना कि फैसला मैंने नहीं करना, अभी फैसला मीटिंग हो रही है। जो लॉ मिनिस्टर की बात सुनिए ना, एफआईएमए के जो क्रक्स था ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मैं उसी पे जाना चाह रही थी क्योंकि पहले उनका जवाब भी अधूरा रह गया था। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाह रही थी कि जो लॉ मिनिस्टर की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी है उसका अगर क्रक्स देख लें तो मुझे ऑनेस्टली उसके बाद नहीं लगता कि इलेक्शन अभी टाइम पे होंगे। देखें हाई कोर्ट्स पे पहले रिलाई करेंगे कि वो क्या तशरीह करते हैं। जो अहमद पनसोटा ने भी कहा कि जी बड़ी अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह वो करें, बट ऑब्वियसली दे विल वेट फॉर देयर डिसीजन और उसके बाद फिर शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लेके आ जाए तो डिले चलता रहेगा। चलेंगी, एक पनसोटा लॉजिक है और एक सोटा लॉजिक है। गवर्नमेंट की सोटा लॉजिक है। पनसोटा लॉजिक। जी जी पनसोटा साहब। जी सर, मैं चूंकि गवर्नर केपी के जो है ही वाज वेरी वेरी मेजर्ड एंड गेज्ड, तो मैंने सोचा कि उनको उनकी बात में किस तरह फंसाया जा सकता है। उनकी बात का क्रक्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मनोवन एज इट इज हमने इंप्लीमेंट करना है। उसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है ही इज इन ब्रीच ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं चाहूंगा कि अब इसके ऊपर मनोवन अमल करते हुए फौरन से पहले कार्रवाई का आगाज करना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे बाहर तो नहीं जा सकते। और सबसे पहले ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो उनको आगाज करना चाहिए। मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कह रहे थे। जहां तक दूसरी बात है जो आपने लॉजिक की बात की, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा पनसोटा साहब, अगर मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूं, यहीं से कंटिन्यू करता हूं। आपका असल में वो हामिद खान साहब काफी देर से वेट कर रहे थे। हामिद खान साहब ये जी मैं वापस आ जाता हूं। हामिद खान साहब ये कह दीजिए जरा कि ये 3-2 जो है वो आपके ख्याल में ये 4-3 है या 3-2 है जो अभी इंटरप्रिटेशन दी है लॉ मिनिस्टर ने? चलें, लाइन ड्रॉप होगी। पनसोटा साहब जी, दूसरे से आप आ रहे थे। मैं पनसोटा साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपके ख्याल में अब 2 ऑप्शंस हैं। एक ये है कि इलेक्शन शेड्यूल को श्रिंक किया जाए और उसके ही 90 डेज के अंदर ही किया जाए। दूसरा ऑप्शन जो उन्होंने कहा है कि अगर बढ़ानी पड़े तो बेयर मिनिमम टाइम हो। आपको क्या इम्कान लगता है कि ये 90 डेज से आगे जाएंगे कि ये इसी 45 दिन के अंदर करवाने की कोशिश की जाएगी? मैं समझता हूँ जी, कानूनी पोजीशन भी ये है कि आइन आपको इजाजत देता है 254 में आप थोड़ा आगे जा सकते हैं, और अब उस जजमेंट में भी आ गया कि आप बेयर मिनिमम के चक्कर में थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। बट इलेक्शन एक्ट में ये आपको इजाजत नहीं है कि आप इलेक्शन स्केड्यूल को श्रिंक करें। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से भी इजाजत मिल गई है और 254 में भी लिखा हुआ है तो 5-10 दिन ऊपर नीचे होना कुछ नहीं है। बट ये जजमेंट आ गई है कि 90 डेज में होना जरूरी है और फ्यूचर रेफरेंसेस ये जजमेंट एप्लीकेबल होगी। लेकिन इस दफा 5-10 दिन अगर आप ऊपर चले भी जाएं, जिस तरह बेनजीर भुट्टो साहबा की वफात के बाद, शहादत के बाद हुआ था, या एक ऐसे हालात बन गए कि इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही थी हमारे अदारों को, तो वो हमने कर दी, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है कि आप इसके ऊपर 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी डिसाइड करता है। 25 अप्रैल मुझे लग रहा है कोई रीजनेबल सी डेट लग रही है, जो कोर्ट में भी साइट हुई थी। और मगर छोटा साहब ये बहस भी होती रही कि जो 2 केसेस आपने बताए मोहतरमा वाले और जुनेजो साहब की असम्बली के, कि जब ये डिले की गई थी तो ये बहुत बहस रही कि उस वक्त ग्राउंड्स बहुत सॉलिड थे। इस दफ़ा जो ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से ये आगे जाने का इम्कान है वो लैप्सेस हैं, और अदालत ने उसका मेंशन भी किया है कि गवर्नर साहब ने अपना आईनी किरदार अदा नहीं किया। तो ये फिर फ्यूचर के अंदर ये इस तरह की लैप्सेस के ऊपर भी आगे जाया करेंगे। देखिए सर, अगर तो टाइमलाइन छोटी हुई जो एक्सटेंड हुई तो फिर तो कोई अदालत जाएगा ही नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। पीटीआई तो बिल्कुल अदालत नहीं जाएगी, तो ये इशू कभी क्रॉप अप ही नहीं करेगा कि ये गैर मामूली हालात थे या नहीं थे। और जहां तक गैर मामूली हालात की बात है, मैं तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे कह चुका हूं कि पाकिस्तान में कभी मामूली हालात तो हमने देखे ही नहीं है, तो गैर मामूली ही चलते हैं। तो इस सिचुएशन में भी उसको ट्रीट करके सर हामिद खान साहब हैं, अगर हामिद अच्छा चलें फिर ड्रॉप कर गए। एक मुल्क जो फाइनेंशियल डिफॉल्ट के दहाने पे है, अभी कल की बात है कि फर्दर डाउनग्रेडिंग हो गई है हमारी रेटिंग की, आपके हिस्टोरिक लो वो हैं रिजर्व्स, वी आर लाइक जिसको कहते हैं ना बॉटम ऑफ द पिट, स्क्रैप करके अब नया होल खुल रहा है।
देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि फाइनेंशियली बहुत बुरा है। और अगर गवर्नमेंट इस बात पे आती है कि जी हम पहले जैसे वो कह रहे हैं बाई इलेक्शन करवाएं, फिर ये इलेक्शन करवाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाएं, अभी हम इतने बिलियन का सेंसस करवा रहे हैं, फिर कल को क्या होगा सब कुछ। इस तमाम सिनेरियो में हमने सर्ज ऑफ टेररिज्म भी देखा है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म, कल भी शातें हुई हैं, परसों भी शातें हुई हैं। ये सर्ज ऑफ टेररिज्म और सीरियस फाइनेंशियल मुश्किलात कितना कन्विंसिंग, लीगली कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट बन सकता है गवर्नमेंट का फॉर लेट्स से ये कि जी 2-3 महीने बाद इसको कर दें, हम उसको मूव कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। देखिए टेररिज्म तो सर शायद इसलिए ना हो क्योंकि टेररिज्म की लहर तो बहुत देर से पाकिस्तान उसके बीच में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, हालात ऊपर नीचे होते हैं। फाइनेंशियल जहां तक बात है, फाइनेंशियल का इशू ये है कि अगर आप लेट से आज इलेक्शन डिले कर भी देते हैं तो डू वी हैव अ प्लान जिसमें हम अगले 2-3 साल या इवन साल तो होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त इसकी जो फाइनेंशियल हमारी पोजीशन है उसका भी जो इलाज है वो एक फ्रेश मैंडेट में है, बिकॉज ना ही IMF हमें सीरियस लेगा तब तक जब तक हम मैंडेट एक फ्रेश नहीं आए, चाहे वो PMLN का हो। आई एग्री विद यू, मैं आपसे लीगल पूछ रहा हूं उसका कि क्या लीगल वजन है इसमें कि नहीं। पॉलिटिकली तो वी ऑल एग्री इलेक्शन हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी फॉर आएगी, लेकिन क्या लीगली ये एक इनका आर्गुमेंट है सब्सटेंशियल? सर लीगली तो फ्रैंकली स्पीकिंग चूंकि दिस पर्टिकुलर इशू हैज नॉट गॉन बिफोर द कोर्ट उस तरह से, तो मेरा ख्याल है अगर इस चीज को वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं कि बहुत एक्यूट फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी एक प्रोविजन भी है आइन के अंदर 230s में, एंड सिमिलरली टेररिज्म के हालात को भी एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स लेजिटिमेट ग्राउंड तो बन जाएगा वो, बट वो वंस अगेन डिटरमिन फिर करेगी सुप्रीम कोर्ट, बात वहीं पर ही जाएगी। मेरा ख्याल है ये मामला उससे पहले हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि PDM और उनके बीच में अब होगा कि इलेक्शंस किसी तरह इकट्ठे हो जाएं सारे, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी फेडरल गवर्नमेंट की कि पंजाब के इलेक्शन करवा लें और वफाक के इलेक्शंस ना करवाएं। तो ये कोई इस किस्म की सेटलमेंट अब ये करेंगे आपस में, नाउ दैट देयर इज अ जजमेंट, क्योंकि उधर से अक्टूबर से पीछे ले आए, इधर से ले आए और बीच में करके इसलिए वो इसी ऑप्शन पे काम कर रहे हैं कि ना ये कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, वो इससे बेहतर ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। ये जो आर्गुमेंट इकोनॉमिक फैक्टर की ग्राउंड जो बनाई जाती है, ये इसको भी ओवरस्टेज इसलिए किया जाता है कि हमारा जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, डॉलर्स की कमी है। ये जब कहा जाता है कि जी बसंत पे अरबों रुपए ज़ाया चले गए, ये सर्कुलेशन पैसे की यहाँ से हो रही है। और इसमें बल्कि कई दफ़ा सेशंस के अंदर जब ऊपर ये अमीर किस्म के जो कैंडिडेट्स हैं, ये नीचे पैसा थोड़ा सा आता है तो कई दफ़ा इकॉनमी के लिए बेहतर भी हो जाता है। ये पैसा ये कोई ये वाला कि जी ये पैसे ज़ाया चले गए, ये विद इन द कंट्री सर्कुलेट कर रहा है। इससे मैं समझता हूँ थोड़ा सा इकॉनमी थोड़ा सा जंप स्टार्ट होने का है। और दूसरा बिल्कुल वही बात कि ये क्राइसिस जो है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से है, और पॉलिटिकल क्राइसिस हल हो जाता है तो शायद इकोनॉमिक क्राइसिस की भी बेहतरी हो। और ये जुडिशियल क्राइसिस जो एक अब बनता हुआ नजर आ रहा है फैसले की अपनी एक बात तो बताएं, एक क्वेश्चन, क्या गवर्नमेंट के पास सिवाय आइन को एब्सोल्युटली वायलेट करके सुप्रीम कोर्ट को ठंड करा के कोई ऑप्शन है वायबल कि वो इस पे से निकल सके, इस बाइन में से? नहीं सर, वो खान साहब वाली टर्म्स में एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन बात ये है कि उनके पास जो इस वक्त है ना जी, ये सारी चीज वायलेट करने के लिए बहुत मजबूत हथियार हैं। थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि यूनिफॉर्म जजमेंट आएगी, अब ये देखना है कि ये यूनिफॉर्म R वाला है, यूनिफॉर्म FOAM वाला है, तो ये उस पर सारा डिपेंडेंट होगा। इन द एंड ये बात कहा जाती है। अच्छा, यासीन आज़ाद साहब की भी ओपिनियन इसी चीज़ पे कि हम जो ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट से जो इंटरप्रेट कराने की बात कर दी गई है, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? और दूसरा, अगर ये हाई कोर्ट्स वाला मामला निकाल भी दें तो आज के इस फैसले को लेकर क्या कोई सूरत है रिव्यू की हुकूमत के पास, यासीन आज़ाद साहब, कि क्या किसी तरीके से नहीं, ऑब्वियसली अगर आप डिले करना चाहें तो कल को, आज जो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट से इंटरप्रेट कराएंगे तो कल को क्या पता कोई और वजह भी निकल आए डिले के लिए चल रही है। ये सवाल ये है कि ये तशरी जब लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से तशरी, वो किस चीज की तशरी करवाना चाह रहे हैं? पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री नहीं करता, इसलिए कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो उसके बाद लोअर हाई कोर्ट ने उन पिटिशन को इन्फ्रेक्टिस करके खुद डिस्पोज ऑफ कर देना है। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बाद हाई कोर्ट की नहीं बनती, लेकिन सिर्फ जो सूरत हाल है, जिस तरह 254 के हवाले से बात हो रही है
आप खुद देखें कि पहले दिन की जो प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात खुद एडमिट की कि कंटेनर खड़े हैं, हमारे पास डॉलर नहीं है कंटेनर को चढ़ाने के लिए। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है। हेलो जी यासीन साहब, आपकी आवाज आ रही है? अब नहीं आ रही। अच्छा चले जी, यासीन आज़ाद साहब से दोबारा हम कर लेते हैं। सर, वो जो तशरीह वाला मामला, शायद वो उसको, चूंकि जो इंट्रा कोर्ट अपील गई है गवर्नर की, गवर्नर साहब लाहौर हाई कोर्ट के पास ये दरखास्त लेकर गए हैं कि 105(3) की तशरीह करें कि मेरा इख्तियार बनता है कि नहीं बनता इलेक्शन करने का। तो शायद वो उसको रेफर कर रहे हैं कि जी उसकी तशरीह होना बाकी है, गवर्नर का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो It doesn't make sense, मतलब कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले में इस बात की तशरीह नहीं हो रही कि गवर्नर का इख्तियार इस सूरत में बनता था या नहीं बनता था। अलबत्ता उन्होंने शायद प्रेसिडेंट से कह दिया, उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि ये गवर्नर का काम है, अगर गवर्नर नहीं करता तो फिर सदर के पास 57 के तहत जो है ये इख्तियार है। क्लियर है इसमें, तो क्लियर है। मगर ये यहाँ पे जो असल लॉजिक है, एक तो लीगल लॉजिक है कि ये जो 4-3 वाली बात है, एक है ये जानू जर्मन लॉजिक में ऐसे कहूंगा कि वो जो ना साडा जो है ना वो जीत गया जानू जर्मन जीत गया, ये कुछ इस किस्म की बात है। लेकिन आई वुड हैव वांटेड कि कोर्ट, हमने इन्फ्रेंस तो ड्रॉ किया था पंजाब में, आई थिंक इसको अगर कोर्ट एक्सप्लिसिटली ये डिसीजन देना चाहिए था कि क्या गवर्नर लाजिम है कि नहीं है। अभी तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि गवर्नर नहीं दी तारीख, अब सदर दे दे। लेकिन क्या उस गवर्नर ने, पंजाब के गवर्नर ने सही कहा उसका स्टांस कि क्योंकि मैंने डिसॉल्व नहीं की? ये भी इन्होंने ग्रे एरिया छोड़ दिया। आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव क्लैरिफाइड इट कि प्रेसिडेंट ने तो बहरहाल उनको तो आगे आ गया, बट वाज द पंजाब गवर्नमेंट राइट? इसका मतलब जो मैं रीड कर रहा हूँ जजमेंट में से कि पंजाब गवर्नमेंट का स्टांस ठीक था कि अगर मैं डिसॉल्व नहीं करता तो मुझे डेट अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अभी भी एक लकूना है, ये क्लियर कर देना चाहिए। ये वो वाली चीज है जो दो इख्तलाफ करने वाले जजेस ने इसका फैसला हाईकोर्ट से 3 दिन में करने को कहा है। आगे वापस उनसे पूछ लेते हैं कि सर ये मेरे ख्याल में तो ये उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया है कि ये गवर्नर का इख्तियार है कि उसको करना चाहिए और उसकी ड्यूटी है करना, अगर वो ना करे तो फिर प्रेसिडेंट कर सकता है। आपकी क्या राय है? देखें, मेरे नज़दीक मेरी राय यह है कि आर्टिकल 48 में प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में सदर पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस भेजेगा उसी को इम्प्लीमेंट करने का वो हकदार है। सदर पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। और 57(2) का अगर पढ़ेंगे तो वहाँ जनरल इलेक्शन की बात हो रही है, जब कौमी असेंबली डिसॉल्व हो जाए। उस पर अनवर मंसूर साहब का दलील ये है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस के अंदर प्राइम मिनिस्टर इज इररिलेवेंट टू द स्कीम ऑफ थिंग्स। उसके अंदर प्रेसिडेंट उनकी 48 के तहत एडवाइस के और उसकी वजह ये है, लॉजिकल बात इसलिए भी है यासिन साहब कि वो असम्बली तो तहलील हो गई, असली वाला चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर तो रह नहीं सका, तो निगरान से क्या मशवरा करना? नहीं, निगरान की बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूं कि सदर पाकिस्तान ने जो डेट फिक्स की है, सदर पाकिस्तान की हद तक मेरा कहना यह है कि सदर पाकिस्तान मजाज नहीं थे डेट फिक्स करने का, इसलिए कि अगर चूंकि यहाँ चारों सूबाई असम्बली और मरकजी गवर्नमेंट ख़त्म नहीं हो गए थे, जनरल इलेक्शन नहीं था। अगर 57(2) का पढ़ेंगे तो वहाँ जुमला इस्तेमाल किया जनरल इलेक्शन इंक्लूड्स द कौमी असम्बली। तो अब जब आर्टिकल 48 बिल्कुल ये क्लियर करता है कि सदर पाकिस्तान अगर आप डेफिनेशन पढ़ें जो इलेक्शन एक्ट के शुरू में है, तो जनरल इलेक्शंस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है जनरल इलेक्शन मींस नेशनल असेंबली और एंड प्रोविंशियल असेंबली। उसमें जनरल इलेक्शंस दोनों के लिए प्रीएम्बल में डेफिनेशंस में क्वालिफाई किया हुआ है। और दूसरा उसके अंदर लिखा हुआ है, अल्फाज हैं डेट एंड डेट्स, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखें, यहाँ फिर वो पोजीशन आती है कानून के आर्टिकल 105 में, क्या है ये कहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर अगर असेंबली को डिसॉल्व नहीं करता और असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद गवर्नर के इख्तियारात नहीं रहते। 105 पूरा पढ़ लें, अगर कहीं नज़र आता है तो मुझे बता दें।
इसी तरह आइन का 48 जो है आर्टिकल 48 है उसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस हर जगह पे है। तो जिस तरह आप खुद ये बात कर रहे हैं, मेरा कहना यह है कि इन तमाम सूरत हाल के पेश नज़र सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार था, अगर नेशनल असम्बली को भी डिज़ाल्व कर दिया जाता, सूबाई असम्बलियों को भी डिज़ाल्व कर दिया जाता, तो फिर सदर का राइट बनता था डेट देने का। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है जो मैं आपके सामने आइन के मुताबिक जो मेरा जहन कहता है मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ। 18 अमेंडमेंट के बाद ये छोटा सारे इख्तियारात आपने सूबाई गवर्नर को दे दिए, सूबाई गवर्नर को दे दिए। सही है सर, लेकिन आप इस फैसले में वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि जो सदर ने तारीख दी थी वो तारीख भी दुरुस्त थी, उस पर अमल होना चाहिए था और ये उनका इख्तियार है इसमें। क्योंकि एक चीज़ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने पूछी थी कि 2013 और 18 के इंतखाबात की तारीख किसने दी है, तो बताया गया था कि वो सदर ने दी है और इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि वो तारीख सदर ने दी है। लेकिन अगेन उसमें डिफरेंस ये पैदा किया गया था आमिर साहब के तब तो सारी असम्बलियां तहलील हुई थी और यहाँ पर सिर्फ 2 असम्बलियां तहलील। पंजाब में केपीके में तो नहीं ना, केपीके में तो गलत तरीके से दी ना, वो तो खुद ही उनके वकील ने कह दिया कोर्ट के अंदर। चले मालिक साहब छुट्टी हो गई है तो आपने भी सामान बांध लिया। बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका, आमिर साहब आपका भी। मुझे तो लग रहा था कि ये असेंबली है, हमने कुछ किया, हमारा कसूर है इसमें। सादिया बहुत शुक्रिया और बाकी यासीन आजाद साहब और पंसोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद रहे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।